So hello everybody, Namaskar. My name is Vikas Kumar. Today we are going to start with रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उसका हम लोग सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे. ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे पिछले 5 से 10 साल का जो भी पेपर होगा. ठीक है, हम लोग ईयर वाइज स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. अच्छा, हमारा स्ट्रैटेजी क्या होगा? हमारा स्ट्रैटेजी होगा कि हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे ना सोल्यूशन को एंड उसके क्वेश्चंस को, जो भी डिस्कशन होगा हमारा यूपीएससी सोल्यूशन के अकॉर्डिंग होगा. यूपीएससी का जो ऑफिशियल आंसर की है उसके हिसाब से होगा. ठीक है, अब ऐसा क्यों, वो हम लोग अभी देखते हैं. अच्छा, तो सीसेट स्ट्रैटेजी का अगर बात करें तो ठीक है, एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया, एक रीजनिंग हो गया एंड एक हमारा क्वांट हो गया. ठीक, क्वांट में पिछले 2-3 साल से बहुत टफ क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब डायरेक्ट न फार्मूला या पता नहीं कुछ भी काम नहीं आ रहा है. ठीक है, सिंपल सा बात है कि टफ क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब एक्सेप्ट किया जाएगा इस बात को. दूसरा रीजनिंग बचता है एक हमारे लिए एंड एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला सेक्शन बचता है. तो हम लोग अगर ये सेक्शन को मजबूत कर लेते हैं और ये सेक्शन से अगर 1-2 क्वेश्चन भी हिलता है, ठीक है, तो हमारा आराम से 66 वाला जो मार्क्स है ना, वो आराम से हम लोग क्वालिफाई कर लेंगे. ठीक है. अच्छा देखो, अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, उसका ये ना मार्क्स है. ठीक है, सीसेट पेपर 2 जब वो 2023 का पेपर दे के आया ना, तो उसने अपने आंसर को बहुत सारे कोचिंग के आंसर से मिलाया. ठीक है, जैसे आई बाबा के हिसाब से ही वॉज गेटिंग 45 मार्क्स, इस नेक्स्ट आई 42, दृष्टि 40, फोरम आई से 50 मार्क्स मिल रहा था एंड बाईजू से 45.4 मार्क्स उसको आ रहे थे. ठीक है, किसमें? सीसेट पेपर 2 में. अब ऑब्वियसली ये मार्क्स ठीक है, यहाँ खुद देखो ना, मतलब एक यही लोग में मतलब मैच नहीं कर रहा है. ठीक है, अगर फोरम आईएएस एक स्टैंडर्ड उसका भी तो माना जा रहा है ना. अब देखो, आईएएस बाबा हो गया या फोरम, दोनों के मार्क्स में डिफरेंस देखो, दृष्टि आईएएस एंड फोरम के बीच में डिफरेंस देखो, 10-10 मार्क्स का डिफरेंस है. लेकिन फिर भी सारे लोग तो यही बोल रहे हैं कि क्वालिफाई नहीं होगा ये लड़का. ठीक है, लेकिन इसको क्या मार्क्स आए पता है? हम लोग सबको पता है ना कि 66 मार्क्स चाहिए. व्हाट ही गॉट वाज दिस नंबर, 69.18 मार्क्स उसके आए थे. ठीक है, रियल एग्जाम में. अब आप इमेजिन करो कि ये मार्क्स बता रहे हैं कोचिंग वाले, ठीक, एंड ये मार्क्स उसको आया है. अब आप खुद से सोचो कि मतलब वो कैसे, मतलब एंड या ही क्वालिफाइड फॉर द सीएस मेन एग्जाम. उसका क्या कहना था कि वो 31 या 32 क्वेश्चन ही शायद सॉल्व कर पाया था एंड उसमें भी मैक्सिमम, मतलब वो आरसी का जो भी 27-28 क्वेश्चन था ना, वो पूरा का पूरा सॉल्व किया था. ठीक है, एंड दूसरा क्या, उसके बाद उसने रीजनिंग सॉल्व किया क्योंकि मैथ्स उससे हिल नहीं रहा था. अब हो तो यही सकता है कि आरसी का चूंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसने सॉल्व किया है तो वो अपना आंसर मिला रहा होगा. अब ये सारे कोचिंग वाले ना, ये लोग अपना आंसर दे रहे थे आरसी का अपने हिसाब से, जो ये लोग समझ रहे हैं कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है, क्रक्स क्या है, मेन आइडिया क्या है, अजम्पशन क्या है, यही पूछता है आरसी में. तो ये लोग के हिसाब से शायद लग रहा होगा कि जो इनके हिसाब से आंसर लग रहा होगा वो ये लोग दिए. एंड ये एस्पिरेंट का क्या कहना था ना कि इसने क्या किया था, इसने पिछले 5 से 10 साल के यूपीएससी पेपर को, सीसेट पेपर को इसने मतलब आरसी को ना, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो ऑफिशियल आंसर देता है ना यूपीएससी, ऑफिशियल आंसर, ये ऑफिशियल आंसर के हिसाब से इसने अपने आंसर को तैयार किया था, अपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को तैयार किया था. कहने का क्या मतलब है कि देखो, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है. ठीक, अब ये 4 ऑप्शन में यूपीएससी मान लो ये वाला ऑप्शन बोल रहा है, ठीक, तो वो अपना माइंडसेट ना ऐसे ही मतलब तैयार कर रहा है कि क्यों इसी को क्यों बोल रहा है. ठीक है, वो इस तरीके से पढ़ रहा है चीज़ों को एंड इसीलिए इसी के कारण देर इज़ नीड कि हम लोग भी जो एक माइंडसेट डेवलप करें वो यूपीएससी के आंसर के अकॉर्डिंग डेवलप करें. ठीक है, तो अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का बात करते हैं तो हम लोग को भी अपना जो माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट हम लोग को यूपीएससी के आंसर के हिसाब से तैयार करना पड़ेगा कि यूपीएससी अगर आंसर दे रहा है, ठीक है, एक कोई क्वेश्चन का यूपीएससी अगर पर्टिकुलर ए को बता रहा है कि ए आंसर होगा, तो वो यूपीएससी क्या सोच के बता रहा है. ठीक है, तो हम लोग कैसे मतलब आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ईयर वाइज क्वेश्चन उठाएंगे. जैसे 2023 का पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर 22 का करेंगे, फिर 21 का करेंगे, ऐसे करके हम लोग चलते चलेंगे. ठीक है, 2013 तक का करने का प्रयास करेंगे, एटलीस्ट 5 साल का तो कम से कम करेंगे. ठीक है, हमारा क्या अप्रोच होगा, हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना हम लोग को जो अपने हिसाब से लगता है आंसर वो देख लेंगे कि अच्छा ठीक है, हमारे हिसाब से ये आंसर लग रहा है. लेकिन यूपीएससी तो ये पर्टिकुलर आंसर बता रहा है. ठीक है, तो यूपीएससी ये क्यों बोल रहा है एंड इसको आंसर क्यों नहीं मान रहा है, या फिर मान लो इसको क्यों नहीं मान रहा है, हम लोग वो समझने का प्रयास करेंगे. एंड इससे होगा कि इससे हमारा माइंडसेट डेवलप होगा यूपीएससी के आंसर के अकॉर्डिंग. एंड बहुत लोग मतलब बहुत कुछ बता रहे कि नहीं बिना बिना वो क्या बोलते हैं पैसेज पढ़े हुए आंसर करना है. ठीक है, मतलब पैसेज नहीं भी पढ़ने पे आंसर हो जाएगा. अरे रियल एग्जाम में नहीं हो पाता है, आपको डर लगता है. ठीक है, एंड
आप रिस्क लोगे ना 2.5 मार्क्स का, तो बिना पैसेज पढ़े वाला हिसाब किताब नहीं बनाना है, ठीक है। एक काम किया जा सकता है, 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे के पेपर में हम लोग 1 घंटा प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, आरसी को देंगे, ठीक है। आरसी को अगर 1 घंटा दे रहे हैं तो हम 28 मार्क्स 28 क्वेश्चन हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो 1 घंटा बच रहा है उस 1 घंटे में हमें मतलब बाकी जो भी रीजनिंग है या मैथ्स है वो कर लेंगे हम लोग। तो ये हम लोग को ना अपना अभी से ही या तो ये पढ़ने का हिसाब किताब इस तरीके से बनाना है कि हम लोग 1 घंटे में पूरा पूरा 28 क्वेश्चन सॉल्व कर ले, ठीक है। एंड दूसरा कि हम लोग माइंडसेट डेवलप करें, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। माइंडसेट डेवलप करें हम लोग यूपीएससी के आंसर के अकॉर्डिंग। एंड ये आपको ये बात से रियलाइज़ करना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे ये यूपीएससी ये कोचिंग वाले जो भी हैं, ठीक है, मतलब सब लोग अपने हिसाब से जो जिनको जो भी आंसर लगा होगा वो लोग बताए होंगे, ठीक है। लेकिन असली में तो ये मार्क्स है नहीं। अब आप खुद सोचो कि ये लोग जब आंसर दे रहे होंगे तो ये लोग तो चिल्ड एनवायरनमेंट में बैठे होंगे ना, एसी के अंडर बैठ के ये लोग सारा हिसाब किताब बता रहे होंगे कि अच्छा इसका ये नहीं ये होगा, और पक्का हर एक क्वेश्चन पे 2-2 3-3 आदमी डिस्कस कर रहा होगा। अब एग्जाम में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास कि हम लोग जो है वो एक एक क्वेश्चन को पकड़े, उसको समझे एंड यूपीएससी के सोल्यूशन के हिसाब से अपना माइंडसेट डेवलप करें, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ 2023 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें जो आरसी सेक्शन है, ठीक है, उसका क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो एक पैसेज दिया हुआ है एंड इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन है। अब ऐसा जब क्वेश्चन होता है या इस तरीके का एक पैसेज एक क्वेश्चन है तो आप कुछ भी काम कर सकते हो। अच्छा तो यही रहेगा कि आप क्वेश्चन देख लो कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो मेरा दिमाग उसी हिसाब से क्लिक करेगा फिर, ठीक है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट रैशनल प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट एक्शन required to ensure fair and equitable allocation of water to different stakeholder। अच्छा ठीक है, कुछ वाटर एलोकेशन से जुड़ा हुआ कोई तो क्वेश्चन है। अब उसमें पूछ रहा है कि व्हाट रिफ्लेक्ट द मोस्ट रैशनल प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट एक्शन जो चाहिए, क्यों, इन ऑर्डर टू इंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ वाटर टू डिफरेंट स्टेक होल्डर, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर बहुत लोग ना ऐसे बताते हैं कि हम लोग ऑप्शन वाइज भी जा सकते हैं, ऑप्शन वाइज भी सॉल्व करके पैराग्राफ पढ़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये करना मतलब सही नहीं है। क्यों? देखो जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में तो पता नहीं चलेगा ना कि कौन सा पैराग्राफ में क्वेश्चन पढ़ना है, किस में नहीं पढ़ना, इसीलिए सबसे बेस्ट अप्रोच है कि आप सारा का सारा पैराग्राफ पढ़ोगे एंड आंसर करोगे आप, ठीक है, उसके हिसाब से, पैराग्राफ के हिसाब से। लेकिन हाँ, फिर भी अगर ऑप्शन बिना पैराग्राफ पढ़े भी अगर हम लोग देख रहे हैं तो एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये ऑप्शन तो पक्का ही नहीं होगा। जैसे यहाँ देखो क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या इमीडिएट एक्शन आप लोगे ना, इमीडिएट एक्शन, एंड वैसा इमीडिएट एक्शन जो रैशनल हो, जो प्रैक्टिकल हो, ठीक है, ताकि फेयर इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ वाटर हो। अगर नॉर्मल सिनेरियो में ये चीज़ होता तो आप एक नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क आप बनाओगे फॉर वाटर एलोकेशन शुड बी मेड। हाँ ठीक है, ये तो सही लग रहा है। ऑल द रिवर सिस्टम ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड एंड ह्यूज एक्वाफायर्स क्रिएटेड, प्रैक्टिकल है ये, बताओ। वाटर चैनल्स तो मतलब उस हिसाब से नहीं होना चाहिए, अभी नहीं पता एग्जैक्टली आंसर क्या है, लेकिन ठीक है अभी नहीं होना चाहिए। वाटर चैनल्स बिटवीन रीजन्स ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन्स ऑफ वाटर डेफिसिट शुड बी क्रिएटेड। जहाँ वाटर सरप्लस है, जहाँ वाटर डेफिसिट है, उसको लेके वाटर चैनल आपको बनाना होगा, ठीक है, शुड बी क्रिएटेड। ठीक है, हल्का सा लग रहा है कि हो सकता है। टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस, वाटर डिमांड सेक्टर्स सच एज वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, वो कम किया जाना चाहिए। अब बताओ, आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सेक्टर में आप वाटर को कम करो, ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है? एकदम नहीं है। तो ए एंड सी में कुछ होगा, एंड ए एंड सी में भी ये तो थोड़ा स्पेसिफिक आंसर बोल रहा है ना कि ये सरप्लस रीजन से डेफिसिट रीजन को जोड़ देंगे। ये वाला जो है थोड़ा हॉलिस्टिक बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है, ठीक है। हम लोग को जाना होगा अगर बिना पढ़े हुए तो हम लोग जाएंगे इसी के साथ, लेकिन एक बार फिर भी पैराग्राफ पढ़ना इज मस्ट, तो पैराग्राफ पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि वी ऑफन हियर अबाउट कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया ओवर रिवर वाटर्स। ऑफ द 20 मेजर रिवर सिस्टम्स 14 आर ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड। 75% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन वाटर स्ट्रेस्ड रीजन, ठीक है। अ थर्ड ऑफ हुम, एक तिहाई जिनमें से 75% में से एक तिहाई ऑफ हुम लिव इन वाटर स्कार्स एरिया। Climate change, the demands of the rising population and the need for agriculture to keep pace and the increased rate of urbanization and industrialization will exacerbate water stress। तो ये सारा प्रॉब्लम से और क्या होगा, वाटर स्ट्रेस देखने को मिलेगा ही, वो और आगे बढ़ेगा ही। एंड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वाटर क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है एंड नॉट दैट ऑफ द यूनियन एक्सेप्ट फॉर रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर। तो वाटर इन जनरल स्टेट सब्जेक्ट है
यूनियन का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जहाँ इंटर स्टेट रिवर का बात हो रहा है तो वहाँ पे यूनियन कम इनटू प्ले, ठीक है। Key to ensuring balance between competing demands of various stakeholders is a basin-based approach to allocate water amongst constituent regions and state, ठीक है। Allocating fair share of water to them require assessment. अब जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको पानी देने के लिए, है ना, क्या है, एक प्रॉपर असेसमेंट चाहिए बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया such as specificities of river basin, size of dependent population, existing water use and demand, efficiency of use, projected future use, etc. while ensuring the environmental needs of रिवर एंड एक्वीफर। तो देखो ना, सब चीज का बात किया गया है ना, प्रॉपर असेसमेंट का बात हो रहा है, ठीक है, एंड दैट टू ऑन ऑब्जेक्टिव लाइन। तो हमारा क्लियर है कि हमें इसमें से देखो कहीं भी ऐसा बात किया गया कि सारे रिवर सिस्टम को जोड़ना है, कहीं भी इस तरीके का बात हुआ आपको वो पढ़ के लग रहा है? नहीं। क्या बात कर रहा है कि हम लोग को असेसमेंट वगैरह करके एक प्रॉपर मतलब एक प्लान बनाना है। तो यही बात बोल रहा है यहाँ पे, देखो, allocating fair share of water to them require assessment based on objective criteria, ठीक। अब यहाँ भी ये देखो, ये जो हम लोग को एक डाउट लग रहा था इसको लेके, तो ये भी कहीं बात नहीं ना हुआ है कि वाटर सरप्लस है, वाटर डेफिसिट वाला, कहीं आपको लगा ऐसा? नहीं, एक ही चीज़ बात हो रहा है। एंड ये तो ऑब्वियसली ऐसे ही गलत लग रहा है कि नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्री सेक्टर में वाटर कम कर दिया जाएगा। तो अब समझ में आ रहा है ना, मतलब ए क्यों हुआ? ए इसके कारण हुआ क्योंकि ये आपको पैसे से डायरेक्टली पता चल रहा है, ठीक है बात। अच्छा, और हम लोग जो भी आंसर देख रहे हैं वो हम लोग यूपीएससी जो आंसर दिया है उसके बेसिस पे देख रहे हैं, ठीक है। तो एक बात मतलब हमेशा ध्यान रखना है कि यूपीएससी अगर मान लो आंसर मान रहा है ए को, तो ठीक है, हम लोग को तो वही मानना है क्योंकि अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहला बात। दूसरा कि ए ही क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, आपको वो अपने दिमाग में मतलब उस तरीके का माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा यूपीएससी के आंसर्स को देख के, ठीक है। तो यूपीएससी ए क्यों बोल रहा है आपको समझ में आ रहा है, एंड बी सी डी क्यों नहीं होगा वो भी समझ में आ रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें अगर, तो इसमें भी क्या है, एक क्वेश्चन है, एक पैसेज है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है आपको निकालने की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट वट इज इम्प्लाइड बाई द पैसेज। छोड़ो, एक पैसेज है, वो पैसेज से आप क्या इम्प्लाई कर रहे हो, आपको यही मतलब आप क्या उससे मतलब निकाल रहे हो, यही बात आपको बताना है ये सारा ऑप्शन देख के, ठीक है, कि ये सारे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बता रहा है वो पूरे पैसेज का क्रक्स या आइडिया, ठीक है बात यहाँ तक। तो देखो पढ़ ही लेते हैं, पैसेज पढ़ लेते हैं। देखो, मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन वुमेन एंड ऑलमोस्ट अ क्वार्टर, मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वुमेन, आधी औरतें, एंड क्वार्टर ऑफ इंडियन मैन, मतलब 1/4 ऑफ द मैन वर्किंग एज सफ़र फ्रॉम एनेमिया। एनेमिया मतलब यहाँ आयरन का डिफिशियंसी होता है, ठीक है, नहीं जरूरी है जानना, सीधा सिंपल लेके चल रहे हैं हम लोग क्या कि मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वुमेन एंड ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ इंडियन मैन of working age suffer from anemia. According to studies, they are anywhere from 5 to 15% less productive than they could be. तो जितना प्रोडक्टिव वो लोग हो सकते हैं, तो ये जो लोग हैं, हाफ ऑफ इंडियन वुमेन एंड 1/4 ऑफ इंडियन मैन, ये लोग 5 से 15% कम प्रोडक्टिव है, ठीक है। एंड इंडिया ऑल्सो हैज़ द लार्जेस्ट ट्यूबरक्लोसिस बर्डन इन इंडिया, ठीक है, इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में ट्यूबरक्लोसिस सबसे ज़्यादा है इंडिया में, कॉस्टिंग 170 मिलियन वर्क डेज टू द कंट्री एनुअली, ठीक है, इतना वर्क डे का नुकसान हो रहा है। बट व्हाट इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज लॉस्ट प्रोडक्टिविटी नाउ इज लॉस्ट पोटेंशियल इन द फ्यूचर। अभी तो प्रोडक्टिविटी का कम दिख रहा है, प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है, लेकिन इससे तो हमारा फ्यूचर भी मतलब नुकसान हो रहा है, फ्यूचर में भी मतलब इतना पोटेंशियल लॉस हमको दिख रहा है, होगा, क्योंकि लोग क्या है, ट्यूबरक्लोसिस से सफ़र कर रहे हैं, लोग एनीमिया से सफ़र कर रहे हैं। इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लियर दैट ऑन मेनी मेजर्स ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव एबिलिटी, malnourished Indian children perform 2 or 3 times worse than their adequately nourished peers। अच्छा ठीक है, ये भी बोल रहा है कि साथ साथ ये भी हमको पता चल रहा है कि जो बच्चे माल नरिश्ड हैं, ठीक है, वो उनका कॉग्निटिव एबिलिटी भी उस हिसाब से मतलब डेवलप नहीं हुआ है। कॉग्निटिव एबिलिटी मतलब दिमाग से रिलेटेड कुछ तो बात है, ठीक है। नाउ फॉर एन इकोनॉमी दैट विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन हाईली स्किल्ड वर्कर, दिस पोजेजेस अ सिग्निफिकेंट चैलेंज। तो ऐसा इकोनॉमी जहाँ पे हाई स्किल्ड वर्कर चाहिए, अब ये ऑब्वियसली एक सिग्निफिकेंट चैलेंज तो पोज करेगा, क्या क्या, एनीमिया, क्या क्या, ट्यूबरक्लोसिस, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चों का नहीं हो पा रहा, माल नरिश्ड बच्चे हैं इसके कारण। एंड इट इज़ वन दैट रियली शुड बी एड्रेस्ड गिवन द इंडिया का डेमोग्राफिक आउटलुक। एंड यही वो चीज़ है जिसको एड्रेस करना है, ताकि, है ना, शुड बी एड्रेस गिवन इंडिया का जो डेमोग्राफिक आउटलुक है उसको लेके इसी को एड्रेस करना है। किसको? कुछ ना कुछ, यही हेल्थ, बीमारी, यही सब का बात हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पे
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरिया। कहीं बात हुआ है आपको लगा कहीं भी बात हुआ है इसका? नहीं, एकदम नहीं, एजुकेशन का तो बात नहीं हुआ है। देखो, लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द नीड ऑफ द आर। अब अगर पैराग्राफ नहीं पढ़े हुए होते तो ठीक है ना, ये भी सही लग रहा था, मस्ट था, तो चलो काट सकते थे इसको आप, लेकिन हम बोल रहे कि बिना पैराग्राफ पढ़े आप मत जाओ, ठीक है, बिना पैराग्राफ पढ़े आप मत सॉल्व करने का प्रयास करो। लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द नीड ऑफ द आवर। स्किल डेवलपमेंट का कहीं बात हुआ है? नहीं। किसका बात हो रहा है? बीमारी ठीक करने का, ठीक है, तो ये भी खत्म। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर्स नीड स्पेशल अटेंशन। सिर्फ स्किल्ड वर्कर चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो फिर बच्चों का जो बात हुआ है वो कहाँ गया? बच्चों का भी तो बात हुआ था ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव एबिलिटी, तो ये भी नहीं हुआ। फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज envisaged बाई अस, अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल। समझ में आ रहा है क्यों सही है? समझ में आ रहा है डी क्यों सही है एंड 2 क्यों गलत है? ठीक है, चलो नाउ पैसेज 3। ओके, तो ये वाला क्लियर हो गया होगा ना, क्या इम्प्लाई कर रहा है पैसेज से? तो ये, क्योंकि इसमें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हेल्थ का बात हो रहा है, वो हेल्थ जो ऊपर हम लोग अभी पूरा जो पढ़े, ठीक है। अच्छा, एंड क्यों दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं हो रहा है वो भी समझना जरूरी है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, माइंडसेट इसी तरीके से डेवलप करना है। एंड इसीलिए कम से कम ये वाले सेक्शन में ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन में, कोचिंग का जो भी इंस्टीट्यूट है उसके जगह पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। एंड यूपीएससी क्या आंसर दे रहा है और क्यों दे रहा है वो आंसर, उसके हिसाब से अपना माइंडसेट डेवलप करो, एग्जाम में हो जाएगा आपका काम। देखो, पैसेज 3 है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल मैसेज कन्वेड बाय ऑथर ऑफ द पैसेज। तो आपको ऑथर क्या मैसेज देना चाह रहा है, एंड वो मैसेज जो होगा वो लॉजिकल होना चाहिए, रैशनल मैसेज होना चाहिए, ठीक है। तो आप एक, मतलब कहने का मतलब है कि आप कुछ एक आइडिया ले लो पैराग्राफ का, एंड उसके बाद वो पैराग्राफ क्या मैसेज देना चाह रहा है, ऑथर उस पैराग्राफ से क्या मैसेज देना चाह रहा है, आपको यही देखना है पैसेज से। तो देखो पढ़ते हैं। इन इंडिया a majority of farmers are marginal and small, less educated and possesses low adaptive capabilities to climate change, perhaps because of पैसा, credit and other constraint। तो क्या बोल रहे हैं? इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ फार्मर मार्जिनल है, स्मॉल है, लेस एजुकेटेड है, एंड ये लोग लो अडेप्टिव कैपेबिलिटी पोजेस करते हैं क्लाइमेट चेंज को लेके। एंड ऐसा क्यों है? बिकॉज उनके पास पैसा नहीं है, एंड अदर और भी कंस्ट्रेंट है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो वन कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑटोनोमस अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज। तो अगर एक आदमी ये विश्वास कर रहा है कि नहीं फार्मर जो है वो अडॉप्ट कर जाएंगे क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पैसा का कमी है, वो पढ़े लिखे उतना नहीं है, ठीक है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर है वो। सो इवन इफ इट वॉज पॉसिबल, अगर मान लो अडेप्टेशन पॉसिबल भी था, तो इट वुड नॉट बी सफिशिएंट टू ऑफसेट लॉसेस फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज। तो भी वो सफिशिएंट नहीं होगा कि क्लाइमेट चेंज से वो कर पाए, ऑफसेट कर पाए लॉसेस को। सो टू डील विद दिस अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज इज पैरामाउंट, ठीक है, अडेप्टेशन जरूरी है, अलॉन्ग साइड ऑफ फास्ट मिटिगेशन रिस्पॉन्स। मिटिगेशन रिस्पॉन्स भी फास्ट होना चाहिए, ठीक है, फास्ट रिस्पॉन्स वहाँ भी आपको दिखाना होगा, मिटिगेशन में भी, अडेप्टेशन के साथ। सो अनदर सोल्यूशन इज टू हैव अ प्लान्ड, अनदर सोल्यूशन क्या बता रहा है? टू हैव अ प्लान्ड और पॉलिसी ड्रिवन अडेप्टेशन which would require the government to come up with policy recommendation, ठीक है। परसेप्शन इज नेसेसरी प्री रिक्विजिट फॉर अडेप्टेशन। परसेप्शन मतलब एक चीज के प्रति आप क्या सोच रहे हो वो जरूरी है। परसेप्शन इज नेसेसरी प्री रिक्विजिट फॉर अडेप्टेशन। वेदर द फार्मर आर अडेप्टिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टू क्लाइमेट चेंज डिपेंड ऑन वेदर दे परसीव इट और नॉट। अब फार्मर को क्लाइमेट चेंज बोल के वो परसीव ही नहीं कर पा रहा, उसको लग ही नहीं रहा है कि हाँ क्लाइमेट चेंज कुछ होता भी है, उसको लग रहा है भाई सब फालतू का चोचलेबाजी है, ठीक है। तो उस केस में वो क्या मतलब अडेप्ट करेगा? समझ में आ रहा है? हाउ एवर दिस इज नॉट ऑलवेज इनफ फॉर अडेप्टेशन। इट इज इंपॉर्टेंट हाउ अ फार्मर परसीव रिस्क एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज। ये भी जरूरी नहीं है कि क्लाइमेट चेंज को वो परसीव करे। जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि जो क्लाइमेट चेंज के कारण क्लाइमेट चेंज के कारण जो रिस्क हो रहा है ना, क्या वो उसको परसीव कर पा रहा है, फार्मर उसको परसीव कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या चीज़ पढ़े? अगर ओवरऑल हम लोग देखें तो हम लोग कुछ ये पढ़े थे ना कि फार्मर जो है वो स्मॉल है, मार्जिनल है, लेस एजुकेटेड है, पैसा वगैरह का दिक्कत है, जिसके कारण वो क्लाइमेट चेंज को लेकर अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मिटिगेशन इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज के लिए। फिर परसेप्शन वाला कुछ तो बात हो रहा था कि सिर्फ वो परसीव कर रहे हैं, क्या वो समझ पा रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकता है नहीं, और साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज के साथ रिस्क एसोसिएटेड है क्या वो उसको समझ पा रहे हैं, ठीक। एक लमसम पैराग्राफ यही कह रहा है। अब क्या मैसेज ऑथर देना चाह रहा है? तो अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज
एंड मिटिगेशन रिस्पॉन्स आर बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। कहीं भी ऐसा ऑथर कह रहा है, कहीं भी बोला है ऐसा ऑथर, एकदम नहीं ना, गवर्नमेंट का कहीं बात किया एकदम नहीं। क्लाइमेट चेंज कॉजेज अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न इन द गवर्नमेंट इन द कंट्री। कहीं लैंड यूज का बात हुआ है, कहीं भी आपको लगा ऐसा, एकदम नहीं, तो ये भी नहीं होगा। रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग अडेप्टिव डिसीजन। हाँ, ये बात बोला गया था कि फार्मर जो क्लाइमेट चेंज से रिस्क होगा, क्या उसको परसीव कर रहा है, अगर वो परसीव कर पा रहा है ना फार्मर, तो वो उसके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर होगा। उसको ये समझ में आएगा कि अच्छा, ये क्लाइमेट चेंज से हमको ये रिस्क हो सकता है, तो हम ये सारा हमको काम करना चाहिए, हमको इस तरीके से अडेप्ट करना चाहिए, नहीं तो हमको क्लाइमेट चेंज से रिस्क होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट लग रहा है। Since mitigation is not possible, government should come up with policies for quick response to climate change। ये कहाँ बोला गया कि मिटिगेशन पॉसिबल ही नहीं है? यहाँ तो बोल रहा है ना कि ठीक है, अडेप्टेशन के साथ मिटिगेशन भी चाहिए, यहाँ तो ये बात बोल रहा है। ये कहाँ कि मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर हमारे पास बचा क्या? ये तो ऑथर क्या समझाना चाह रहा है कि रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग अडेप्टिव डिसीजन। ठीक है, हम लोग सिर्फ यूपीएससी के आंसर के हिसाब से चीज़ों को सॉल्व करेंगे, एंड सो यूपीएससी ने इसका आंसर 3C बोला था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है, एक पैसेज दिया हुआ है एंड ये पैसेज छोटा सा पैसेज है, इसमें बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय ऑथर। ठीक है, फिर से कि ऑथर क्या कन्वे करना चाह रहा है, वही बात को लेके बोल रहा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो छोटा सा पैसेज है ना, पहले पढ़ ही लेते हैं। The emissions human put into the atmosphere now will affect the climate in the middle of century and onwards। ठीक है, तो जो इमिशन आदमी लोग रख रहे हैं एटमॉस्फेयर में, मान लो इंडस्ट्री वगैरह, कार, ये सब के कारण, तो वो क्लाइमेट को इफेक्ट करेगा इन द मिडिल ऑफ द सेंचुरी एंड ऑनवर्ड्स। मिडिल ऑफ द सेंचुरी मतलब अभी क्या चल रहा है, 21st सेंचुरी, मतलब 2023 चल रहा है, 24 चल रहा है, तो 2050 के बाद वो क्लाइमेट को इफेक्ट करेगा, ऐसा कुछ तो कह रहा है ये। ठीक है, technological change meanwhile could make a future transition away from the fossil fuel cheap, or it might not, leaving the world with a terrible choice between sharply reducing emission at the huge cost or suffering through the effects of unabated warming। सीधा सा बात हो रहा है ना कि टेक्नोलॉजिकल चेंज हो सकता है, could make a future transition from fossil fuel cheap। वो अगर टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है तो हो सकता है ना कि हम लोग फॉसिल फ्यूल से अलग हो सके, मतलब फॉसिल फ्यूल को छोड़ के अपने आप को ट्रांजिशन कर सके, मतलब अच्छे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ या कुछ भी इस तरीके की तरफ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वो सस्ता हो सकता है या सस्ता नहीं भी हो सकता है, ये चीज़ है ना। एंड लिविंग द वर्ल्ड विद अ टेरिबल चॉइस, तो मतलब होगा क्या समाज के पास, या वर्ल्ड के पास क्या होगा कि शार्पली रिड्यूसिंग द इमिशन एट ह्यूज कॉस्ट, या तो बहुत पैसा लग जाएगा इमिशन को रिड्यूस करने में, या फिर हम लोग को बहुत भयानक गर्मी का सामना, वार्मिंग का सामना करना पड़ेगा। बिजनेसेस दैट डू नॉट हेज अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ अनसर्टेन आउटकम्स फेल। जो हेज नहीं करता, मतलब बार्टर या ऐसे समझो कि जो अनसर्टेन आउटकम हो सकता है आगे चल के, उस चीज़ को लेके जो बिजनेस मतलब अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो तो डेफिनेटली फेल होंगे। ठीक है, द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड सच रैकलेसनेस ऑन क्लाइमेट चेंज। ये लापरवाही वर्ल्ड जो है अभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कुछ इमिशन को लेके है, कुछ टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन का बात हुआ था, और क्या बात हुआ था कि जो बिजनेस अभी मतलब नहीं कुछ करेंगे तो आगे वाले थ्रेट में जब आएगा ना, तो वो तो फेल होंगे, उसमें नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, एंड फिर ये इस तरह का लापरवाही जो है वर्ल्ड अफोर्ड नहीं कर सकता है। कुछ यही बात बोल रहा है। अब देखते हैं, businesses that cause emission may need to close down or pay for pollution in future। close down businesses बंद हो जाएगा, फेल होगा, ऐसा तो बोल रहा था। pay for pollution in future ऐसा पता नहीं, देखते हैं। the only solution is technological development related to the issue of climate change। यहाँ ये कैसे, ये तो लिख रहा ना कि टेक्नोलॉजी से ट्रांजिशन हो सकता है, लेकिन वो महंगा भी हो सकता है या सस्ता भी हो सकता है, लेकिन क्या बोलते हैं ओनली सोल्यूशन है, ये कहाँ लिखा हुआ है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ही एकमात्र सोल्यूशन है, तो ये तो पक्का नहीं होगा। कहीं ऐसा लिखा हुआ था कि सिर्फ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ही एकमात्र सोल्यूशन है, नहीं। वेटिंग टू डील विद कार्बन इमिशन अंटिल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स इज नॉट अ वाइज स्ट्रैटेजी। हाँ ठीक है, ये एक सेंस में सही लग रहा है। Since future technological change in uncertain, new industries should be based on renewable energy sources। कहीं ये बात बोला है, कहीं भी लिखा हुआ था ये चीज़ कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ न्यू इंडस्ट्री को चले जाना चाहिए, क्योंकि अभी फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंज अनसर्टेन है।
कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है ना, तो ये नहीं होगा। अब ये दोनों में देखते हैं। हाँ देखो, यहाँ पे तो सिर्फ इतना लास्ट में ये बात बोल रहा है ना कि बिजनेसेस जो अभी मतलब नहीं हेज करेंगे, आने वाले थ्रेट जो होंगे ना वो अनसर्टेन होंगे एंड वो ऑब्वियसली फेल करेंगे उस वक्त। ये बात सिर्फ यहाँ पे एक सेंटेंस बोल रहा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल पैराग्राफ पढ़ोगे कहीं पे फॉर पोल्यूशन, ये वो तो हम लोग कंक्लूजन निकाल रहे हैं ना कि उनको पे करना पड़ेगा है भी, या वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, बंद हो जाएंगे तो फिर भी समझ में आ रहा है, लेकिन पे करना पड़ेगा ये तो हम निकाल रहे हैं कंक्लूजन खुद से। ऐसा कहाँ ऑथर कहीं लिखा, लेकिन ये बात तो पक्का बोल रहा है ऑथर। क्या बोल रहा है कि वेटिंग टू डील विद कार्बन इमिशन अंटिल इम्प्रूव्स, अंटिल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव, वो वाइस चॉइस नहीं है, वाइस स्ट्रैटेजी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो हमको अभी से काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है देखो टेक्नोलॉजिकल चेंज मीन वाइल कुड मेक अ फ्यूचर ट्रांजिशन फ्रॉम, ये चीप कर सकता है, चीप सस्ता कर सकता है, या हो सकता है सस्ता ना भी करे। एंड होगा क्या, होगा ये कि हम लोग अगर रिड्यूस कर भी देंगे ना तो उसके लिए बहुत पैसा लग जाएगा। अगर टेक्नोलॉजिकल चेंज के थ्रू हम चाहेंगे कि क्लाइमेट को कंट्रोल कर ले, इमिशन को कंट्रोल कर ले, ठीक है, या अगर नहीं हुआ तो फिर बहुत गर्मी का सामना करना पड़ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। तो वही बोल रहा है ना कि सिर्फ वेटिंग टू डील विद कार्बन इमिशन अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव, जब तक टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं होता तब तक वेट करना वो एक वाइज चॉइस नहीं है। ठीक है, सो आंसर इज सी, ये मतलब ऑथर बताना चाह रहा है। नाउ पैसेज 2, ये भी छोटा सा पैसेज है। क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट इम्प्लाइज द मोस्ट रैशनल अजम्पशन दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। अजम्पशन का मतलब क्या होता है? अजम्पशन का मतलब होता है कि मतलब आप एक चीज़ अभी ये आप पढ़ लिए कि ये कुछ तो लिखा हुआ है पैसेज में, ठीक है, अब ये पैसेज में लिखने के पहले ऑथर क्या अज्यूम किया होगा, ठीक है, क्या माना होगा, आपको क्या मतलब वो लग रहा है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, कि ऑथर ये पैसेज जब लिखा है, आप ये पैसेज को पढ़ चुके हैं, अब इसको पढ़ने के पहले ऑथर क्या अज्यूम किया होगा वो समझना है। एंड वो जो मतलब होना चाहिए ना आपका अजम्पशन, वो रैशनल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो ये कुछ ABCD दिया हुआ है, देखते हैं। छोटा सा पैराग्राफ है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज हेल्थ प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से हेल्थ प्रॉब्लम होता है। सब्सटेंशियल चेंज इन लाइफ स्टाइल कैन रिड्यूस इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ प्रॉब्लम, अगर लाइफ स्टाइल में सब्सटेंशियल चेंज होगा तो ये हो जाएगा। बट दिस आइडिया अपीयर्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अडॉप्ट, मतलब ये आइडिया तो इम्पॉसिबल है। विथ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इंडिविजुअल एफर्ट्स कैन बी परसीव्ड एज हैविंग नेग्लिजिबल इफेक्ट, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के साथ इंडिविजुअल एफर्ट्स कैन बी परसीव्ड एज हैविंग नेग्लिजिबल इफेक्ट एंड देयरफॉर लीड टू इनर्शिया। ठीक है, विथ हेल्थ with health on the other hand individual choices can make differences between life and death literally। oh अच्छा, यहाँ कह रहा है ना कि अगर देखो विथ environmental problem, अगर environmental problem है तो इंडिविजुअल लेवल पे देखो, तो इंडिविजुअल जो लोग हैं ना उनका इफेक्ट्स कैन बी परसीव्ड एज हैविंग नेग्लिजिबल। क्यों? क्योंकि जब इन्वायरमेंट का बात आ रहा है तो इंडिविजुअल मतलब क्या ही करना चाहेगा, कुछ नहीं करेगा वो, मतलब उसका जो भी वो करना चाह रहा है ना, या वो जो भी परसीव कर रहा है वो नेग्लिजिबल इफेक्ट लाएगा एंड इट विल लीड टू इनर्शिया। क्यों? क्योंकि उसको इन्वायरमेंट से तो कोई लेना देना है नहीं। लेकिन विथ हेल्थ, अगर हेल्थ का बात आ जाएगा तो इंडिविजुअल चॉइसेस कैन मेक डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। ठीक, लिटरली। एंड येट बारिंग अ फ्यू देयर सीम्स टू बी द सेम कलेक्टिव लेथार्जी टुवर्ड्स मेकिंग देयर चॉइसेस। तो कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर में हमको वही लेथार्जी देखने को मिलेगा। जैसे इन्वायरमेंट में कैसे इंडिविजुअल जो है वो नेग्लिजिबल इफेक्ट अपना दिखा रहे हैं, लेकिन हेल्थ का बात आता है तो फिर सब कुछ ठीक है। तो यही बात को कहा गया। अब देखो यहाँ पे क्या अज्यूम किया है, अज्यूम ये किया है कि हेल्थ का सब कुछ है तब तक तो सही चल रहा है, तो वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन। हमको क्या करना है, अजम्पशन क्या अज्यूम किया वो फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या जो लोग हैं वो स्पेंड करते हैं ज़्यादा ऑन क्योर, जो बीमारी के बाद हो रहा है, देन प्रिवेंशन। हाँ ठीक है, लग रहा है इट इज़ द जॉब ऑफ गवर्नमेंट टू सॉल्व आवर इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट पे कुछ थोपा जा रहा है? एकदम नहीं। हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम गो ऑन अनअटेंडेड। ये कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो फर्स्ट लाइन क्या लिख रहा है, फर्स्ट लाइन लिख रहा है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, तो फिर आप कैसे मतलब हेल्थ को सिर्फ आप प्रोटेक्ट कर सकते हो? क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होगा तो हेल्थ प्रॉब्लम होगा। ठीक, तो ये तो नहीं होगा। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज़, कहीं लिखा हुआ था वेस्टर्न वैल्यूज़ ये सब लेड टू सम अनहेल्दी वेज ऑफ लिविंग? नहीं। ठीक है, तो देखो ये तीनों नहीं होगा, ये तो हम लोग डेफिनेटली बोल सकते हैं। जैसे कैसे, देखो फिर से देखो
क्योंकि इट इज़ द जॉब ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का तो कोई बात नहीं किया था तो हम इसको काट रहे हैं, ठीक है, कि कहीं से हमको लगा नहीं कि गवर्नमेंट को लेके कुछ तो बात हुआ है। हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ अन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम गो अनअटेंडेड, नहीं, हम क्यों, क्योंकि फर्स्ट लाइन ही बोल रहा है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से हेल्थ प्रॉब्लम होता है, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल वेस्टर्न वैल्यूज़ नहीं होगा ना, तो जब हम बी सी डी कट कर रहे हैं, मेरे पास एक बच रहा है ये, एंड फिर वही कि नहीं, लोग जो है ना वो ज़्यादा क्योर पे मतलब खर्च कर सकते हैं लेकिन प्रिवेंशन पे नहीं करते। प्रिवेंशन मतलब वही इन्वायरमेंट पे नहीं कर रहे ना, क्योंकि वही अगर ठीक रहेगा तो हो सकता है ना कि वो लोग प्रिवेंट हो जाए बीमारी से, उनको बीमारी नहीं हो। क्या हो रहा है, लोगों को बीमारी हो जा रहा है तब लोग खर्च करने के लिए तैयार है। वही चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिल रहा था। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे कि विथ हेल्थ ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअल चॉइसेस कैन मेक डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ लिटरली, तो है ना, यहाँ पे मतलब जब हेल्थ वाला बात आ रहा था तब लोग ठीक थे, लेकिन इंडिविजुअल वाले इन्वायरमेंट वाले प्रॉब्लम में इंडिविजुअल एफर्ट जो था वो निग्लिजिबल इफेक्ट उसका होता था, ठीक है। तो प्रिवेंशन पे खर्च नहीं करके लोग क्योर पे खर्च करना पसंद करते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन 12 का ए इसलिए भी सही है क्योंकि बी सी डी जो है वो गलत है, ठीक है। यहाँ तक बी सी डी गलत क्यों है समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, देखो, which one of the following statement best reflect the crux of the passage? so passage पढ़ते हैं, एक मेन आइडिया पैसेज का क्या है वही पूछ रहा है। so many people are not eating the right food, so many people are not eating the right foods, for some it is simply a decision to stick with the food they enjoy, तो क्या है, बहुत लोग तो सही खाना खा नहीं रहे हैं, एंड कुछ लोगों के लिए तो मतलब ऐसा है कि वो जो खाना पसंद करते हैं उसी के साथ वो स्टिक करना चाहते हैं, मतलब वही वो खाना चाहते हैं, बट विच इज़ नॉट टू हेल्दी, लेकिन जो वो इन्जॉय कर रहे हो वो हेल्दी नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। दिस इज लीडिंग टू एन इंक्रीज इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ रहा है। दिस इन टर्न लीड्स टू मेजर बर्डन ऑन आवर हेल्थ केयर सिस्टम, तो ये सब के चलते हेल्थ केयर सिस्टम पे बर्डन आ रहा है। दैट हैव द पोटेंशियल टू डीरेल द इकोनॉमिक प्रोग्रेस विच इज एसेंशियल फॉर पुअर टू इम्प्रूव देयर लाइफ। किसको बोल रहा है, पुअर इकोनॉमिक प्रोग्रेस को डीरेल कर रहा है जिससे पुअर्स का लाइफ इंप्रूव होगा। फॉर अदर्स, बाकी के लिए अगर बात करें तो ये तो उन लोगों का बात हुआ ना जो लोग क्या कर रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं जो वो इंजॉय कर रहे हैं, भले वो हेल्दी ना है, ठीक है, ये उनका बात हुआ। एंड उसके कारण क्या हो रहा है कि मेजर बर्डन पड़ रहा है हेल्थ केयर सिस्टम पे क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पड़ रहा है। यहीं तक तो बात था, ठीक है, ठीक है। फॉर अदर्स इट इज़ अबाउट लिमिटेड एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड और लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी। अच्छा, तो बाकी के लिए क्या प्रॉब्लम है कि एसेसिबिलिटी का प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशियस फूड एसेसिबल नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है, लीडिंग टू मोनोटोनस डाइट, तो एक ही खाना वो खा रहे, डैट डू नॉट प्रोवाइड द डेली न्यूट्रिएंट्स फॉर देम टू डेवलप फुली, तो वो फुली डेवलप कर पाए ऐसा डेली न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहा है उनको, ठीक है। तो पार्ट ऑफ द रीजन nutrition is under threat worldwide is that our food system are not properly responding to nutritional need। बोल रहा है जो कारण है उसका एक हिस्सा तो ये भी है ना कि न्यूट्रिशन अंडर थ्रेट में है वर्ल्ड वाइड में, इसका एक कारण तो ये भी है कि हमारा फूड सिस्टम जो है वो नॉट प्रॉपरली रिस्पॉन्डिंग टू न्यूट्रिशनल नीड, जो फूड सिस्टम है वो न्यूट्रिशनल नीड को पूरा नहीं कर रहा है। सो समवेयर अलोंग दैट लॉन्ग रोड फ्रॉम फार्म टू फॉक देयर आर सीरियस डिटोर्स टेकिंग प्लेस, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। सो विच ऑफ द क्रक्स पूछ रहा था, ठीक है, क्रक्स। सो द स्कीम ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुड बी इम्प्लीमेंटेड वर्ल्ड वाइड एज अ वे ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन। कहीं भी बात हुआ है ऐसा, आपको कहीं भी लगा ऐसा कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम का बात हो रहा है? कहीं भी, सारी जगह पे सिर्फ खाना खाना का बात हो रहा था कि मतलब कुछ लोग हैं जो अपने पसंद का खा रहे, हेल्दी नहीं है, एंड कुछ लोगों को तो खाना मिल रहा है लेकिन न्यूट्रिशियस नहीं है, तो ये तो पक्का नहीं होगा, ठीक है। वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि पूरा जो ये है आपको डिस्कशन हुआ है वो खाने के आगे पीछे हुआ है। फूड बेस्ड न्यूट्रिशन को सेंटर पे रखना होगा एट आवर पॉलिसी डिबेट, पॉलिसी के को इसी के अराउंड केंद्र करना होगा, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो ये एक हो सकता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव्ड बाय क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। कहीं बात हुआ है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का कि न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड को हम लोग को इम्प्रूव करना होगा, ठीक। आप मतलब क्या क्रक्स निकाल सकते हो कि कहीं भी ऐसा बोला गया कि हम लोग को न्यूट्रिशनल मतलब स्टेटस फूड का इम्प्रूव कर सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से। अगर मान लो आप इम्प्रूव कर भी दोगे तो उन लोगों का क्या, जो लोग वो खाना खा रहे थे जो उनको पसंद है, ठीक है, तो आप अगर इम्प्रूव कर भी दोगे न्यूट्रिशियस लेवल, न्यूट्रिशनल लेवल, तो क्या होगा उनको जिनको जो जंक फूड ही खाना पसंद है। समझ में आ रहा है? तो ये भी नहीं हो सकता है। यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी वी मस्ट फोर्टिफाई फूड आइटम्स विथ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। कहीं फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इसका कहीं भी बात हुआ है? तो जब आप ये कट कर रहे हो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के कारण, तो ये भी ऑब्वियसली गलत होगा,
ठीक है, तो फिर हमारा बचा क्या, हमारा बचा ये कि वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट। अब वो फूड बेस्ड न्यूट्रिशन में आपको वो भी खाना आएगा जो लोग पसंद कर रहे हैं लेकिन अनहेल्दी है, वो भी खाना आएगा जो खाना गरीबों के लिए अनएसेसिबल है, ठीक है, या इनएसेसिबल है या फिर अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है, वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट, ठीक है, ये आंसर होगा। अब बात को समझो, कहीं भी ये भी नहीं लगा था हम लोग को कि हाँ पॉलिसी के लिए हमको फूड न्यूट्रिशन को सेंटर पर रख के बात करना है, ये भी कहीं नहीं लगा। लेकिन जब हम पैराग्राफ देख रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि फूड के कारण कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, फूड के कारण कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रहा है। वो लोग मतलब वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकता है या और भी सारा कुछ कारण हो सकता है, जैसे न्यूट्रिशन का कमी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये आंसर मेरे पास सिर्फ बचता है। एंड एक तरीका ये भी है कि आप पहले तो वो देखो कि किसको आप सीधा सीधी काट सकते हो, ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन को आप काट कर सकते हो। तो उस हिसाब से ए सी डी अगर कट रहा है तो मेरा आंसर जो है वो सिर्फ बी बचता है, ठीक है। सो आंसर इज बी, वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट एंड दिस इज द आंसर गिवन बाय यूपीएससी, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पैसेज है, पैसेज के बाद कितना है, एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है। पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इम्प्लीकेशन कन्वर्ड बाय द मैसेज, ठीक है, वो मैसेज क्या कन्वे करना चाह रहा है, वो पैराग्राफ या पैसेज क्या कन्वे करना चाह रहा है, इन द सेंस कि उससे क्या आगे इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, आपको यही बताना है, ठीक है। ये पैराग्राफ के पढ़ने से आपको क्या लग रहा है, क्या इम्प्लीकेशन देखने को मिलेगा, ये फाइंड करना है। पढ़ लेते हैं जल्दी से। To tackle the problem of pollution in cities, policy maker think that drastic action जैसे कि temporary use of odd even number scheme for vehicles, closing a school, factory, construction activities, banning the use of certain type of vehicle are way forward। तो पॉल्यूशन के प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए जो पॉलिसी मेकर हैं उनको लगता है कि ये कुछ ड्रास्टिक एक्शन जो है वो वे फॉरवर्ड है, ठीक है। ड्रास्टिक एक्शन मैंने ऑड इवन नंबर टाइप कुछ स्कीम लेके आना, स्कूल को क्लोज कर देना, फैक्ट्री बंद करना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को कम करना, बैन ऑफ द यूज़ ऑफ सर्टेन व्हीकल्स, ठीक है। इवन देन द एयर इज़ नॉट क्लीन, फिर भी तो एयर क्लीन नहीं है। व्हीकल्स मोर देन 15 ईयर्स ओल्ड कंप्राइज 1% ऑफ द टोटल। जो व्हीकल 15 साल से पुराना है वो 1% ही है सिर्फ, मतलब छोटा सा तो अमाउंट है वो। एंड टेकिंग देम ऑफ द रोड विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, वो कोई भी डिफरेंस नहीं लाएगा, ये भी बात बता रहा है। अच्छा, बैनिंग सर्टेन फ्यूल्स एंड कार टाइप्स आर्बिट्ररी, अगर कोई कार टाइप जैसे डीजल कार है उसको बैन कर दो, पेट्रोल कार है उसको बैन कर दो, आर्बिट्ररली इज़ नॉट प्रॉपर, वो भी प्रॉपर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो डीजल इंजन प्रोड्यूस करता है ज़्यादा PM 2.5 एंड लेस करता है CO2 then petrol or CNG engine. On the other hand, both diesel and CNG engine produce NOx than petrol engine. No one has measured the amount of NOx that CNG engines are emitting. सीधा सा बात है ना, मतलब एक गाड़ी अगर डीजल इंजन है तो वो कुछ मतलब पल्यूटेंट प्रोड्यूस कर रहा है तो कुछ नहीं कर रहा है। पेट्रोल का देखे तो वो कुछ दूसरा पल्यूटेंट प्रोड्यूस कर रहा है। CNG के बारे में भी देखे तो पता नहीं कि वो कितना नॉक्स नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वाला वो जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो नहीं पता है, बहुत स्टडी नहीं हुआ है इसको लेके। तो आप पेट्रोल इंजन का बात करो, डीजल इंजन का बात करो, CNG इंजन का बात करो, सब कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। तो आर्बिट्ररी बैन्स ऑन व्हीकल दैट हैव पास द मैंडेटरी फिटनेस टेस्ट एंड पेरियोडिक पोल्यूशन टेस्ट, वो भी अनफेयर है, क्योंकि अब वो जो गाड़ी है आपका वो तो आपका मैंडेटरी फिटनेस टेस्ट पास कर रहा है, वो तो पोल्यूशन टेस्ट पास कर रहा है, फिर आप उसको कैसे बैन कर रहे हो, तो वो भी अनफेयर है। व्हाट इज़ नीडेड, अब चाहिए क्या ये देखो, व्हाट इज़ नीडेड कि साइंटिफिक एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट on a continuing basis and that the technology that will work to reduce the pollution from them। तो देखो चाहिए क्या, चाहिए कि एक साइंटिफिक रिलायबल इंफॉर्मेशन मिले, किस चीज़ के बारे में, कि वो सोर्स के बारे में जहाँ से पोल्यूशन आ रहा है, ठीक है, पहला इसके बारे में मिले, एंड ये भी इंफॉर्मेशन कंटिन्यूइंग बेसिस पे चाहिए, एंड फिर कौन से टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पोल्यूशन फ्रॉम दीज सोर्सेज, ठीक है, काम यही करेगा। ये फालतू का मतलब ये सब जो हम लोग अभी ऊपर पढ़े गाड़ी वगैरह बैन करने, ये सब काम नहीं करेगा। अब पूछ रहा है इसमें से कि कौन सा बेस्ट इम्प्लीकेशन है, तो देखो आर्बिट्ररी कर्व ऑन व्हीकल टू रिड्यूस आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, आर्बिट्ररी कर्व्स ऑन व्हीकल आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, ये कहीं बात नहीं बोला गया ना, ये तो बल्कि कर रहे हैं ना लोग, आर्बिट्ररी कर्व व्हीकल पे तो कर रहे हैं, ये कहीं नहीं बोला गया इस तरीके का, ठीक है। नी जर्क रिएक्शन कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन बट एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच विल
बी मोर इफेक्टिव। छोटा छोटा एक्शन आप ले रहे हो उससे काम नहीं चलेगा, एविडेंस बेस्ड अप्रोच चाहिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। यही बात यहाँ भी बोला जा रहा था कि एक साइंटिफिक रिलायबल इन्फॉर्मेशन चाहिए सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट के बारे में। ठीक है, तो ये कहीं तक तो सही लग रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हेवी पेनल्टी शुड बी इन्फोर्स्ड ऑन दोज ड्राइविंग विदाउट पीरियोडिक पोल्यूशन टेस्ट। नहीं भाई, ये कहाँ, मतलब ये तो फिर आप वही, मतलब जो काम ऊपर मना किया जा रहा था कि आप ये सब काम कर रहे हो, ऑड इवन, स्कूल क्लोज, है ना, उसी तरीके का तो काम आप ये भी, मतलब ये भी बात हो गया ना। फिर आप मतलब क्या अलग कुछ सोच रहे हो, कुछ नहीं। ठीक, it in the absence of laws to deal with the problem of pollution, the administration tend to make arbitrary decision। नहीं, मतलब ये भी चीज़ स्टेटमेंट में नहीं लिखा हुआ है ना कि कहीं कानून का कमी है इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस तरीके का डिसीजन ले रहा है। लिया क्या, कहना क्या चाह रहा है पैसेज ये कहना चाह रहा है कि आप ये छोटा छोटा रिएक्शन जो आप दिखा रहे हो ना कि ठीक है ऑड इवन लेते आते हैं, या फिर अच्छा डीजल के कारण बंद हो रहा है तो ठीक है डीजल कार को, इंजन को बंद कर दिया जाए, पेट्रोल इंजन के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है पेट्रोल इंजन को बंद कर दिया जाए, स्कूल को बंद कर दिया जाए क्योंकि स्कूल में बच्चे पढ़ रहे नुकसान हो जाएगा, फैक्ट्री बंद कर दिया जाए। ये सब काम नहीं करके आपको एविडेंस बेस्ड अप्रोच अपनाना होगा, साइंटिफिक अप्रोच अपनाना होगा। समझ में आ रहा है? हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 21। फिर से हम बोलेंगे, थोड़ा सा रीडिंग जल्दी फास्ट करना है एंड उसके बाद आपको सारे ऑप्शन को पढ़ के कट करना है कि कौन कौन सा नहीं होगा डेफिनेटली, एंड उसके बाद आपको जो लग रहा है, पहले से लग रहा था जैसे ये होगा, ठीक है, एंड फिर आपको उसके साथ मतलब जाना है। ठीक है, आपको सारा ऑप्शन पढ़ना होगा। नाउ अब थोड़ा सा हम लोग फास्ट करके पढ़ते क्योंकि ठीक है आपको एक आइडिया लग गया कि किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। अब थोड़ा सा फास्ट पढ़ के हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन 22 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द लॉजिकल इन्फरेंस फ्रॉम द पैसेज गिवन अबव। कौन सा, आपको ये पैसेज पढ़ के, ऊपर वाला पैसेज पढ़ के आपको क्या लग रहा है, इसमें से नीचे से कौन सा लॉजिकल इन्फरेंस या कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हो? सीधा सा बात है, पैसेज पढ़ लेते हैं। देखो, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर इनकरेज कंपनी, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर होगा, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर इनकरेज करता है कंपनी को टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। ठीक है, a fundamental reason why corporate governance has moved on to the economic and political agenda worldwide has been the rapid growth in the international capital market। international capital market के में rapid growth हुआ है, उसके कारण आपको corporate governance मतलब देखने को मिल रहा है। effective corporate governance enhances access to external financing by firms। effective अगर governance होगा तो ये enhance करता है कि हमें external financing मिल सके, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट हो सके, हाइयर ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट हो। ठीक है, ये सब कब होगा? अगर इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो। इन्वेस्टर लुक टू प्लेस देयर फंड जहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ टाइमली एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल स्टेक होल्डर्स आर मेट। तो इन्वेस्टर्स भी पैसा वहीं लगाएंगे जहाँ एसओपी मतलब स्टैंडर्ड्स ऑफ डिस्क्लोजर हो, जहाँ पे एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता हो, इक्वल ट्रीटमेंट मिलता हो, वहीं पे स्टेक होल्डर्स या इन्वेस्टर भी पैसा लगाएंगे। ठीक है बात यहाँ तक? तो कुछ तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का तारीफ हो रहा है ऊपर में। ठीक है, अब देखो, देखते हैं क्या बोल रहा है कि हमको क्या आप कंक्लूड कर सकते हो पैराग्राफ से, यही पूछ रहा है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द कंट्री अराउंड द वर्ल्ड टू इंश्योर एसेस टू गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। ये कहाँ कह रहा है? ये तो गुड गवर्नेंस का बात कर रहा है ना, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बात हो रहा है। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इम्प्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म। हाँ, ये लग रहा है सही। पढ़ते दूसरा स्टेटमेंट, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट इंश्योर दैट द फर्म्स मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट इंश्योर करता है कि फर्म मेंटेन करे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नहीं, मतलब ठीक है एक सेंस में तो ठीक है, लेकिन ये कंक्लूजन थोड़ी आप डिराइव कर रहे हो। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेव द वे फॉर अ रॉबस्ट सप्लाई चेन। सप्लाई चेन का बात कहाँ हुआ है? ठीक है, आप बहुत सारा आपको बेनिफिट मिल रहा है, उसमें एक बेनिफिट ये हो सकता है, लेकिन ये भी सप्लाई चेन तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो ये तो गलत होगा। अब देखो यहाँ देखते हैं, ये क्या लिख रहा है कि अगर इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो उससे क्या होता है, आपका एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को एसेसिबिलिटी मिल जाता है, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, ग्रोथ बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। इसका मतलब क्या है? ये सब कब होगा? दूसरा, इन्वेस्टर्स जो है मतलब वहाँ पे पैसा जमा करते हैं जहाँ पे वहाँ पैसा रखते हैं, फंड रखते हैं, वेयर स्टैंडर्ड्स डिस्क्लोजर हो, किसका? टाइमली एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता होगा, इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा होगा। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आपके क्रेडिबिलिटी को इन्हांस कर रहा है ना, फर्म के क्रेडिबिलिटी को इन्हांस करने का बात हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि तभी तो, अगर यही सारा कुछ है तभी तो आपको एक्सटर्नल फाइनेंस का एसेसिबिलिटी मिल रहा है, तभी तो इन्वेस्टमेंट आप पे ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, तभी तो आप ग्रो करोगे, तभी तो एम्प्लॉयमेंट आप दे रहे हो, तो आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ रहा है। वही बात यहाँ कह रहा है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म।
समझ में आ रहा है बात, ठीक है। नाउ पैसेज 3 छोटा सा है, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। सो विच एक सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस दैट कैन बी ड्रॉन, ठीक है। मोस्ट लॉजिकल रैशनल इन्फरेंस, ठीक है, कंक्लूजन आपको पता करना है। तो आप एक बार पैराग्राफ पढ़ लो, छोटा सा है कि एलिफेंट्स आर लैंडस्केप आर्किटेक्ट creating clearing in the forest, preventing overgrowth of certain plant species, allowing space for regeneration of others। तो क्या बोल रहा है कि एक तो फॉरेस्ट को साफ करता है, प्रिवेंटिंग आउट ग्रोथ ऑफ सर्टेन स्पेसिस, अलाउिंग स्पेस जहाँ दूसरे लोग रीजनरेट कर सके, विच इन टर्न प्रोवाइड सस्टेनेंस टू अदर हार्बीवोरस एनिमल। तो हार्बीवोरस एनिमल को जीने का भी एक रास्ता मिल जाता है। एलिफेंट्स ईट प्लांट्स, फ्रूट्स, सीड्स, propagating the seeds when they defecate in other places as they travel। हाँ ठीक है, जब डेफिकेट करता है तो उनके डंग के थ्रू क्या हो रहा है, वो सीड्स जो है वो दूसरे जगह पे पहुंच रहा है। एलिफेंट का डंग प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू प्लांट्स एंड एनिमल एंड एक्ट एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इंसेक्ट्स, ठीक है, प्लांट एनिमल इंसेक्ट्स इसके लिए इसको भी मदद करता है। सो इन टाइम्स ऑफ ड्रॉट दे एसेस वाटर बाई डिगिंग होल्स। तो ड्रॉट के समय, सूखा के समय कैसे वो लोग पानी बाई डिगिंग होल्स ये लोग प्राप्त करते हैं, विच बेनिफिट्स द अदर वाइल्ड लाइफ। तो जो दूसरे एलिफेंट को भी, जो दूसरे वाइल्ड लाइफ को भी मदद करता है, ठीक है। अब देखो, द होम रेंज ऑफ एलिफेंट नीड्स टू बी अ वास्ट एरिया ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी। वास्ट एरिया होना चाहिए रिच बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। रुको रुको, द एलिफेंट्स आर की स्टोन स्पीसीज एंड दे बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली की स्टोन स्पीसीज कौन, जो दूसरे को भी बेनिफिट करे, जिसके हटने से दूसरे स्पीसीज पे भी इफेक्ट पड़ेगा, वही की स्टोन स्पीसीज। एंड हम लोग यहाँ पे जितना भी पढ़े वो एलिफेंट्स का बेनिफिट पढ़ रहे कि ये कैसे बेनिफिट कर रहा है बायोडाइवर्सिटी को, जैसे दूसरा प्लांट को ग्रो होने में, इंसेक्ट्स को मदद कर रहा है। फिर देखो जैसे इंसेक्ट्स को मदद कर रहा है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है प्लांट एंड एनिमल को, ब्रीडिंग ग्राउंड दे रहा है इंसेक्ट्स को, है ना। तो सब मतलब बहुत हार्बीवोरस एनिमल के सस्टेनेंस में मदद कर रहा है, तो बेनिफिट पड़ रहे थे कहीं, ठीक है। रिच बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेंटेन इन प्लांट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट। नहीं, बहुत सारी जगह पे आप रिच बायोडाइवर्सिटी आप मेंटेन कर सकते हो जहाँ पे एलिफेंट नहीं है, एंड ये बात तो कहीं नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। एलिफेंट्स आर कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट विथ स्पीसीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। नहीं, ये भी कहाँ बोल रहा है। सीधा बात है कि पूरा पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट बेनिफिट एनिमल जो एलिफेंट दे रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, एलिफेंट्स की स्टोन स्पीसीज है, दे बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। एंड स्टेटमेंट 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि पैसेज से क्या लग रहा है कि एलिफेंट जहाँ पे है वहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, उसके आने के बाद मतलब वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रिच कर रहा है। ये नहीं लिख रहा है कि होम रेंज एलिफेंट्स का नीड टू बी वास्ट एरिया ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी। मतलब ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि पहले से वहाँ रिच बायोडाइवर्सिटी है, उसके बाद एलिफेंट आ रहा है। नहीं, ये तो उल्टा मतलब कह रहा है ना कि एलिफेंट आ रहा है, वहाँ पे वो पेड़ पौधा दबा दे रहा है, फिर छोटे छोटे हार्बीवोर वो सब ग्रो कर रहे हैं, इंसेक्ट्स ग्रो कर रहे हैं, प्लांट एनिमल ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बेनिफिट्स का बात हो रहा था, तो हमारा आंसर होगा बी, एलिफेंट्स आर कीस्टोन स्पीसीज द बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इस पैसेज है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना क्वेश्चन है, हाँ इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या अज्यूम किया गया होगा, एजम्पशन वाला, कि एक पैराग्राफ को लिखने के पहले वो क्या अज्यूम कर रहा है ऑथर। एंड द सेकंड क्वेश्चन है वो बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स, आपको पूरा पैसेज पढ़ के क्या क्रक्स आपको पता चल रहा है वो। तो हम लोग एक काम करते हैं, पैसेज पढ़ लेते जल्दी से। सो इन इंडिया द सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट एट सोर्स इज रेयर, है ना, हम लोग अलग तो नहीं करते हैं, वो देखने को भी मिलता है इंडिया में। सो इन इंडिया द सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट, सोर्स पे ही सेग्रीगेशन हो जाए, वो बहुत रेयर है। रिसाइकलिंग इज मोस्टली विद द इनफॉर्मल सेक्टर, रिसाइकलिंग का काम ज़्यादातर कौन कर रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर। मोर देन 3/4 ऑफ द म्युनिसिपल बजट गोज इन टू कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा, विच लीव्स वेरी लिटिल फॉर प्रोसेसिंग या रिसोर्स रिकवरी एंड डिस्पोजल। तो मतलब सिर्फ कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन में 3/4 पैसा चला जा रहा है, एंड बहुत कम पैसा जो है वो प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट में जाता है, ठीक है। वेयर डज वेस्ट टू एनर्जी फिट इन टू ऑल दिस। अब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज़, कि किस तरीके से रिसाइकल हो रहा है वेस्ट को, ठीक है, राइट फ्रॉम कलेक्शन से लेके रिसाइकलिंग तक, ठीक। यहाँ मतलब कहाँ आपको ये वेस्ट टू एनर्जी फिट हो रहा है ये पूरे प्रोसेस में। आइडियली इट फिट्स इन द चेन आफ्टर सेग्रीगेशन बिटवीन वेट वेस्ट एंड रेस्ट, कलेक्शन, रिसाइकलिंग एंड बिफोर गेटिंग टू द लैंडफिल। तो जो वेस्ट से एनर्जी
का बात हो रहा है, ये कहाँ आ रहा है एक्चुअल में, तो ये आपको सेग्रीगेशन के बाद आप कलेक्शन कर रहे हो, कलेक्शन रिसाइकलिंग के बाद आप क्या कर रहे हो, आप लास्ट में लैंडफिल में मतलब जो कचरा बच रहा होगा आप उसको फेंक रहे होगा, ठीक है, रिसाइकल करने के बाद जो भी कुछ बच रहा होगा। तो ऑब्वियसली इसके पहले कहीं तो बोल रहा है कि वेस्ट टू एनर्जी, कि जो हम लोग को वेस्ट है, वेस्ट से हम लोग को एनर्जी बनाना है, वो यहीं कहीं तो हमको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, विच टेक्नोलॉजी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन कन्वर्टिंग वेस्ट टू एनर्जी डिपेंड्स ऑन व्हाट इज इन द वेस्ट, दैट इज बायोडिग्रेडेबल वर्सेज नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट एंड उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। देखो अब पूछ रहा है कि अब आपको क्या करना है, वेस्ट से एनर्जी कन्वर्ट करना है, हम लोग देख लिए कि कैसे कूड़ा कचरा है उससे एनर्जी डेवलप करना है। अब ये भी आप कर सकते हो, तो उसके लिए कौन सा टेक्नोलॉजी मतलब सही है, अप्रोप्रिएट है, वो किस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का वेस्ट है, मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है। उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप किस तरीके का टेक्नोलॉजी को यूज़ करोगे। द बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज लिटिल ओवर 50% एंड बायोमिथेनेशन ऑफर अ मेजर सोल्यूशन फॉर प्रोसेसिंग दिस। तो बायोडिग्रेडेबल जो कंपोनेंट है गंदगी में, बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट है वो 50% से ज़्यादा है, एंड बायोमिथेनेशन जो है वो एक मेजर सोल्यूशन ऑफर करता है, ठीक है। यही कुछ तो कह रहा था, वेस्ट रिसाइकल ये वो सारा कुछ तो था। अब देखो जल्दी से पढ़ते हैं। कलेक्शन, प्रोसेसिंग, सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट शुड बी विद गवर्नमेंट एजेंसी, ऐसा अज्यूम किया होगा आपको लग रहा है कहीं भी, ठीक है, कहीं भी ऐसा बोला गया नहीं, तो ये नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट एजेंसी का कहीं बात हुआ है नहीं, आपको खुद पढ़ के भी लग रहा था कि अच्छा ऑथर ये सोच रहा है। Resource recovery and recycling require technological input that can be best handled by private sector enterprises। अगर यहाँ तक होता कि रिसोर्स रिकवरी रिसाइकलिंग रिक्वायर टेक्नोलॉजिकल इनपुट, तो भी एक सेंस में हम लोग समझते हैं, सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है कि that can be best handled by private sector enterprise। यहाँ कुछ गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर बोल के कुछ किया ही नहीं है, ठीक है, तो ये भी अजम्पशन नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, नीदर वन नॉर टू, ठीक है। बात यहाँ गवर्नमेंट एजेंसी के कारण, यहाँ प्राइवेट सेक्टर के कारण, ऐसा कुछ भी बात नहीं है पैसेज में। दूसरा क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि आपको क्रक्स फाइंड करना है, ठीक है, पूरे पैराग्राफ पढ़ के आप क्या आइडिया निकाल रहे हो। सो जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज इनएक्सपेंसिव, ये तो कहीं मतलब पता नहीं ना चल रहा है, बस ये हम लोग पढ़े कि जनरेशन आपको करना है एनर्जी का वेस्ट से, तो वो कहाँ फिट इन हो रहा है, हम लोग तो बस यही पढ़े, ये एक्सपेंसिव है इनएक्सपेंसिव है, ये तो कहीं मतलब आपको आइडिया नहीं लगेगा। बायोमिथेनेशन इज द मोस्ट आइडियल वे ऑफ जनरेटिंग वेस्ट फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, नहीं, बायोमिथेनेशन इज वन ऑफ द मेजर सोल्यूशन। वो भी कब, जब आपका वेस्ट जो हो वो बायोडिग्रेडेबल हो, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो, तब वो मेजर सोल्यूशन है, मोस्ट आइडियल वे नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज द फर्स्ट स्टेप इन इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। तो सेग्रीगेशन जरूरी है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट को शुरू में ही अलग करना जरूरी है, ड्राई वेस्ट वेट वेस्ट को अलग करना जरूरी है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं लिख रहा था शुरू में ही, क्योंकि यही तो रेयर है, ठीक है, इंडिया में देखने को रेयरली मिल रहा है। बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज नॉट एडिक्वेट टू प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट एफिशिएंटली इफेक्टिवली, नहीं, यहाँ तो लिख रहा है कि 50% से ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल ही कंपोनेंट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही है, ये तो लिख रहा है यहाँ पे, तो ये कैसे होगा, तो ये भी गलत होगा। तो आप गलत कौन कौन सा है वो भी आप फाइंड कर अगर रहे हो तो आप सही आंसर की तरफ पहुंच सकते हो, ठीक है। तो सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज द फर्स्ट स्टेप इन इंश्योरिंग, जो हमारा सक्सेस हमको चाहिए इन ऑर्डर टू कन्वर्ट वेस्ट टू एनर्जी, ठीक है। सो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के सक्सेस के लिए सेग्रीगेशन फर्स्ट स्टेज होगा, ठीक, ओके। नाउ अब ये पैसेज है, क्वेश्चन कितना है इससे, अच्छा 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला बोल रहा है कि अजम्पशन क्या है, क्या अज्यूम किया गया है, एंड क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है कि क्या मैसेज देना चाह रहा है पैसेज, जो कि लॉजिकल हो, रैशनल हो एंड प्रैक्टिकल हो, ठीक है। तो पैसेज पढ़ते हैं। देयर इज़ अ क्लेम डैट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ इनहेरेंटली सेफर एंड हेल्दियर, ऐसा क्लेम है कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग इनहेरेंटली सेफर है, हेल्दियर है। द रियलिटी इज़ दैट बिकॉज ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडस्ट्री इज स्टिल यंग and not well regulated in India, farmer and consumer alike are not only confused about what products are best for them, but sometimes use products in a way that could harm them as well। तो क्या बोल रहा है कि चूंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडस्ट्री जो वो बहुत यंग है एंड वेल रेगुलेटेड नहीं है, तो इसके लिए फार्मर एंड कंज्यूमर जो है ना वो बहुत कंफ्यूज है विथ रिस्पेक्ट टू कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है यूज़ करने के लिए, एंड समटाइम वो ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ कर ले रहे हैं जो
मतलब बेनिफिट से ज़्यादा हार्म पहुंचा देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, सिंस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑन लार्ज स्केल इन इंडिया, फार्मर ऑफन यूज फार्म यार्ड मैन्योर, जो फार्म में ही उनका मैन्योर खाद तैयार हो रहा है वो उसी को फार्मर यूज़ कर ले रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डिफिकल्ट है लार्ज स्केल में प्राप्त करना। तो जो फार्म यार्ड मैन्योर वो लोग फार्मर यूज़ कर रहे हैं, दिस मे कंटेन टॉक्सिक केमिकल एंड हेवी मेटल्स। सर्टेन प्लांट स्प्रेज जैसे कि दतुरा, फ्लावर और लीफ स्प्रे हैव एन एलिमेंट कॉल्ड एट्रोपाइन। इट इफ इट इज़ नॉट अप्लाइड इन द राइट डोज, अगर ये एट्रोपाइन या ये जो भी है दतुरा, फ्लावर, इसको अगर लीफ स्प्रे इसको अगर ठीक से नहीं लगाया जाता है, तो इन दैट केस राइट डोज पे नहीं लगाया जाता है, तो इट कैन एक्ट ऑन नर्वस सिस्टम ऑफ द कंज्यूमर। अरे बाप रे। एंड अनफॉर्चुनेटली हाउ मच एंड व्हेन टू यूज इट आर नॉट वेल रिसर्च्ड और रेगुलेटेड इशू। एंड वही बोल रहा है कि अनफॉर्चुनेटली कि इसको कितने मात्रा में यूज़ करना है, कब करना है, वो बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च नहीं हुआ है, एंड ये रेगुलेटेड इशू मतलब नहीं है। ठीक है बात यहाँ तक? ओके। अब ये तो कह रहा है, अब assumption क्या है देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली अनसेफ फॉर बोथ फार्मर एंड कंज्यूमर। ये कहाँ? ऑर्गेनिक फार्मिंग तो इनहेरेंटली सेफ कंसिडर किया जा रहा है ना ऑथर के द्वारा, तो ये अनसेफ वाला कहाँ से एंगल आ गया? ठीक है, तो ये गलत हो गया। फार्मर्स एंड कंज्यूमर नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड। हाँ ये सही है। क्यों? क्योंकि देखो ये लोग को तो जानकारी नहीं है ना, इनको पता ही नहीं है कि व्हाट प्रोडक्ट टू यूज़, है ना, हाउ मच टू यूज़। यहाँ पे लिखा हुआ था ना कहीं, हाँ, फार्मर कंज्यूमर्स आर लाइक कंफ्यूज अबाउट व्हाट प्रोडक्ट्स आर बेस्ट फॉर देम। ठीक है, एंड ये ऑब्वियसली मतलब इकोलॉजिकल ड्राई फ्रूट्स का बात हो रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए कि इन लोगों को जागरूकता होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि इनको जानकारी नहीं है ना। ठीक है, तो ये वाला सही लग रहा है कि फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स एंड कंज्यूमर नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट। ठीक, तो ऑप्शन हमारा क्या अजम्पशन हुआ? तो अजम्पशन 2 सही है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा यहाँ मैसेज पूछ रहा था, तो देखो, इन इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी प्रोमोटेड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर कन्वेंशनल फार्मिंग। कहीं ऐसा आपको लगा कि नहीं? क्या बोला जा रहा है कि ठीक है ऑर्गेनिक फार्मिंग को सही तो समझा जा रहा है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग को सही समझना जरूरी नहीं है ना, ये रेगुलेटेड नहीं है। अब रेगुलेटेड नहीं होने के कारण अवेयरनेस का कमी है लोगों में। ठीक, तो उसका बात हो रहा है, कहीं भी ऐसा थोड़ी हो रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट नहीं करना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। देयर आर नो सेफ ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव टू केमिकल फर्टिलाइजर, ये भी कहाँ बोल रहा है? एकदम नहीं। अब बोल रहा है इन इंडिया फार्मर नीड्स टू बी गाइडेड एंड हेल्प टू मेक देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल। हाँ ये कहीं ना कहीं बात हुआ है, हम लोग देखेंगे। द एम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी टू जनरेट ह्यूज प्रॉफिट एज देयर इज स्टिल नो ग्लोबल मार्केट फॉर इट्स प्रोडक्ट। ये कहीं बात हुआ आपको लग रहा है? तो जो बार बार हम लोग अभी तक जितना सॉल्व किया उसमें यही देख रहे हैं कि जो जिस पे बात नहीं हुआ है उसको पहले आप काटते चलो। जैसे कहीं भी ये नहीं बोला गया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी प्रोमोटेड, कहीं भी ये नहीं बोला गया था कि कोई सेफर ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव नहीं मौजूद है। ठीक, फिर ये भी कहीं नहीं बोला गया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रॉफिट नहीं जनरेट करना चाहिए क्योंकि ग्लोबल मार्केट अभी मतलब है नहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग का, कहीं ऐसा नहीं बोला गया। तो उस हिसाब से भी देखें तो सी जाएगा हमारा। एंड हम लोग को तो दिख रहा था ना कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है, फार्मर जो है वो गाइडेड नहीं, मतलब उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। अगर प्रॉपर गाइडेंस उनको मिलेगा तो वो अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग को सस्टेनेबल बना सकते हैं। हम लोग देखिए तभी तो फार्मर क्या कर रहा है, गाइडेंस नहीं है, तभी तो फार्मर यहाँ पे अपना फार्म यार्ड मैन्योर यूज़ कर रहा है ना, जो टॉक्सिक केमिकल जिसमें है, हेवी मेटल्स है, क्योंकि उसको लग रहा है कि हम तो सही काम कर रहे हैं। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, कि हम लोग को जो पैराग्राफ बोल रहा है हम लोग को सिर्फ उसी के बेसिस पे अपना आंसर खोजना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 35 इट इज टॉकिंग अबाउट अजम्पशन। ठीक है, कौन सा अजम्पशन है? 35 एक क्वेश्चन, हाँ ठीक है एक ही क्वेश्चन है। पैराग्राफ पढ़ते हैं। फूड कंजम्पशन पैटर्न हैव चेंज सब्सटेंशियली इन इंडिया ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। ठीक, दिस हैज रिजल्टेड इन डिसअपियरेंस ऑफ मेनी न्यूट्रिशियस फूड जैसे कि मिलेट्स। While food grains production has increased over 5 times since independence, it has not sufficiently addressed the issue of malnutrition. For long, the agriculture sector focused on increasing food production, particularly staples, which led to lower production and consumption of indigenous traditional crops, grains, fruits, and other vegetables, impacting food and nutrition security in the process. Further, intensive monoculture agriculture practices can perpetuate the food and nutritional security problem by degrading the quality of land, water, food derived through them. सिंपल सा बात है
कि पास्ट डिकेड में हमारा फूड कंजम्पशन सब्सटेंशियली चेंज हुआ है, और क्या बोल रहा है, उसके कारण न्यूट्रिशियस फूड का डिसअपेरेंस देखने को मिला है, जैसे कि मिलेट। फूड प्रोडक्शन तो आज़ादी के बाद 5 गुना बढ़ा है, लेकिन वो सफिशिएंटली एड्रेस नहीं कर रहा है इशू ऑफ माल न्यूट्रिशन को, मतलब जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उसका कमी है, तो वो न्यूट्रिशन को एड्रेस नहीं कर रहा है, भले ही फूड प्रोडक्शन 5 गुना बढ़ गया। लंबे समय से एग्रीकल्चर किस पे फोकस कर रहा है, फूड प्रोडक्शन, पर्टिकुलरली स्टेपल्स पे। उसके कारण हो क्या रहा है कि प्रोडक्शन कम है, आपका कंजम्पशन इंडिजिनस ट्रेडिशनल क्रॉप को आप कंज्यूम कर रहे हो, फ्रूट्स एंड अदर वेजिटेबल को, जो कि इम्पैक्ट कर रहा है फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को, ठीक है। फर्दर आप मोनोकल्चर प्रैक्टिस को यूज़ कर रहे हो, जिसके कारण जो कि और मतलब ख़राब कर रहा है आपके न्यूट्रिशन सिक्योरिटी वाला मतलब इशू को, प्रॉब्लम को, ठीक है। कैसे? बाय डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ लैंड। हमको पता है कि मोनोकल्चर अगर हम कर रहे हैं, एक ही क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, तो हमारा लैंड का क्वालिटी ख़राब होता है, वाटर मतलब डिग्रेड करता है, फूड भी जो हमको इससे मिल रहा है वो भी सही फूड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ था, पैसेज कह रहा था। अब आप क्या अज्यूम कर सकते हो, देखो, टू इम्प्लीमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड टू अचीव जीरो हंगर गोल, monoculture agriculture practices are inevitable even if they do not address malnutrition। मोनोकल्चर इनएविटेबल है अगर वो इनएविटेबल है इवन इफ दे डू नॉट एड्रेस माल न्यूट्रिशन, भले माल न्यूट्रिशन को एड्रेस ना करें फिर भी इनएविटेबल, ऐसा कहाँ मतलब बोल रहा है, ये तो उल्टा मतलब माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने के लिए ना ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ अज्यूम नहीं कर रहा है, और दूसरा फिर आप ये भी लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा सोचो कि यहाँ पे आप देखो, अगर आप मोनोकल्चर कर रहे हो तो फिर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप कैसे उसको कंसिडर कर रहे हो, क्योंकि मोनोकल्चर करने से क्या हो रहा है आपका, मोनोकल्चर के करने से आपका क्वालिटी ऑफ लैंड, वाटर, फूड सारा कुछ डिग्रेड कर रहा है, ठीक है। तो 1 तो नहीं होगा, तो जिसमें 1 है वो ऑप्शन को काट देते हैं, तो 1 तो पक्का नहीं होगा। पक्का क्यों नहीं होगा, आपको समझ में आ रहा है बात? क्योंकि इसमें बोल रहा है मोनोकल्चर को ही आपको फॉलो करना है, भले ही माल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं हो रहा होगा, ठीक है, तो वो तो नहीं होगा। डिपेंडेंस ऑन अ फ्यू क्रॉप्स हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड द इकोसिस्टम। हाँ, हम लोग देख रहे हैं, ये चीज़ तो लिखा हुआ भी था कि फ्यू क्रॉप्स पे ही वो हो रहा है। गवर्नमेंट फोकस है, गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग फूड प्लानिंग नीड्स टू इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। हाँ, ये भी सही लग रहा है, ये भी अज्यूम कर रहा है मतलब वो लिखने वाला, ठीक। या ये भी तो देखो ना, मान लो जैसे ठीक है आप इस पे श्योर नहीं हो, आप 2 पे तो श्योर हो ना 100% कि कुछ ही क्रॉप्स जो हैं उनके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो रहे हैं हमारे हेल्थ पे, हमारे इकोसिस्टम पे, ठीक है। तो इसका मतलब 2 वाला तो पक्का होगा, तो 2 वाला पक्का होगा, 2 इसी में दिया हुआ है, ठीक। अब देखो 3 पे हमको लग रहा था, अभी मानो कि ये हम नहीं देखे हुए, ठीक है, 3 पे हमको डाउट लग रहा है, पता नहीं होगा नहीं होगा। 4th पढ़ते, फॉर द प्रेजेंट मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, फार्मर रिसीव करता है सब्सिडी इन वेरियस वेज एंड गवर्नमेंट ऑफर करता है रेम्यूनरेटिव prices for grain and therefore they do not tend to consider crop diversity। ये स्टेटमेंट नॉर्मल सिनेरियो में सही है, लेकिन पैसेज में ऐसा कहाँ कुछ गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड इसका कुछ तो बात किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कैसे मान सकते हैं कि ऑथर ये अज्यूम किया होगा, ठीक है। कहीं भी आपको ऐसा लगा कि गवर्नमेंट सब्सिडीज या इस तरीके का कुछ भी लिखा हुआ है, एंड बिकॉज गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सब्सिडी फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप एंड बिकॉज ऑफ दैट द फार्मर्स इज गोइंग फॉर मोनोकल्चर एग्रीकल्चर, ऐसा कहीं आपको लगा लिखा हुआ है? एकदम नहीं ना। तो फिर ये कहाँ से होगा? तो 4 भी जिसमें है वो भी कटेगा, फिर हमारा बचा ये 2 और 3 वाला। एंड अब आप 2, 3 को पढ़ो कि हाँ ठीक है, डिपेंडेंस ऑन फ्यू क्रॉप उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, एंड दूसरा कि गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग फूड प्लानिंग नीड टू इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। हाँ ठीक है, ये भी सही है। सो 2, 3 आंसर बी इज करेक्ट। So the next is 41 question. It is talking about assumption। देखो पहले तो पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, assumption पूछ रहा है, ठीक है। Scientists studied the vernal window। ये क्या है भाई? तो the scientists studied the vernal window, that is the transition period from winter to the growing season। अच्छा, vernal window बोलते हैं जो ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन पीरियड होता है विंटर सीजन से लेके ग्रोइंग सीजन तक, उसका बात हो रहा है, उसको वर्नल विंडो बोल रहे हैं। एंड इस चीज़ को साइंटिस्ट ने पढ़ा, तो साइंटिस्ट ने एक्चुअल में किसको पढ़ा? ये ट्रांजिशन पीरियड को। दे स्टडीड एंड दे फाउंड दैट वार्मर विंटर विथ लेस स्नो, ऑब्वियसली वार्मर विंटर होगा तो स्नो कम होगा, रिजल्टेड इन अ लॉन्गर गैप टाइम बिटवीन स्प्रिंग इवेंट्स। स्प्रिंग इवेंट्स में लंबा लैग, आपको लैग देखने को मिलेगा, लॉन्गर लैग टाइम बिटवीन स्प्रिंग इवेंट्स एंड अ मोर प्रोट्रैक्टेड वर्नल विंडो। प्रोट्रैक्टेड मतलब और लंबा आपको वर्नल विंडो देखने को मिलेगा, जो यूजुअल जितना टाइम का होता है उससे आपको लंबा देखने को मिलेगा।
तो कुछ तो मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। कि क्या फाउंड किया उन्होंने फाउंड किया कि वार्मर विंटर है तो लेस स्नो, लॉन्गर लैग टाइम स्प्रिंग इवेंट्स में, और लंबा आपको वर्नल विंडो देखने को मिलेगा। दिस चेंज इन स्प्रिंग टाइम टेबल हैज़ इकोलॉजिकल सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, फॉर एग्रीकल्चर, फिशरीज, टूरिज्म। एज द आइस मेल्ट्स अर्लियर, क्यों? क्योंकि आइस अर्लियर मेल्ट हो जा रहा है ना, वार्मर विंटर है तो आइस मतलब स्नो, कम स्नो बचा हुआ है, आइस मेल्ट कर जा रहा है पहले, तो बर्ड्स डू नॉट रिटर्न कॉजिंग अ डिले और लेंथनिंग इन स्प्रिंग टाइम इकोलॉजिकल इवेंट्स। तो जो स्प्रिंग टाइम इकोलॉजिकल इवेंट्स दिख रहा है वो आपको मतलब उसमें क्या हो रहा है, लेट हो जा रहा है, डिले हो जा रहा है। वाई? बिकॉज द बर्ड्स डू नॉट रिटर्न, ठीक, क्योंकि आइस जल्दी मेल्ट कर गया है। अब पैराग्राफ मतलब खास हमको भी तो समझ में नहीं आया है, लेकिन ठीक है, जितना भी समझ में आ रहा है कुछ तो मतलब प्रॉब्लम का बात हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग स्प्रिंग टू कम अर्ली एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग देखें कि प्रोटेक्टेड वर्नल विंडो लंबे समय तक आ रहा है, प्रोटेक्टेड लंबा समय हो गया, एक तो ये बात। दूसरा कि दे रिजल्टेड इन लॉन्गर लैग, लंबा समय लग रहा है स्प्रिंग इवेंट्स में। क्यों? क्योंकि विंटर्स के कारण स्नो कम बच रहा है, एंड विंटर्स कैसा है, वार्म विंटर है। एंड वार्म विंटर मतलब देखो यहाँ पे द ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग स्प्रिंग टू कम अर्ली एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक। तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन, ये कहाँ मतलब कहीं लिखा क्या कि बर्ड्स के लिए सही नहीं है? कहीं ऐसा लिखा? कहीं नहीं लिखा, ठीक है। बल्कि यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो स्प्रिंग टाइम टेबल पे चेंज हो रहा है उसका इकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, फिशरी के लिए, टूरिज्म के लिए। लेकिन बर्ड्स को लेके कहाँ कुछ बोल रहा है? बर्ड्स को लेके तो सिर्फ ये बोल रहा है ना क्योंकि आइस जल्दी मेल्ट कर जा रहे हैं, बर्ड्स नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण डीले देखने को मिल रहा है स्प्रिंग टाइम इकोलॉजिकल इवेंट्स में, ठीक। तो कहीं बर्ड्स के पॉपुलेशन पे कुछ असर हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका कहीं भी बात नहीं है, ठीक है। सो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा? 41 का 1, ठीक है, डेट इज ए, सही है। कोई पैराग्राफ अगर टफ भी जाएगा ना तो आप मतलब एक सेंस, कोई भी सेंस एक लगा के आप समझने का प्रयास करना कि हाँ ये वाला लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जैसे देखो यहाँ पे कहीं भी, यहाँ पे ना स्पेसिफिकली लिख दिया था कि प्रॉब्लम किन को होगा। यहाँ देखो एक सेकेंड, यहाँ पे ना ऐसे लिखा हुआ है प्रॉब्लम किन को हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे, फिशरीज पे, टूरिज्म पे। एंड बोल रहा है कि आइस मेल्ट कर रहा है जल्दी, और ठीक है, अर्लियर द बर्ड्स डू नॉट रिटर्न कॉजिंग अ डिले लेंथनिंग इन द स्प्रिंग टाइम इकोलॉजिकल इवेंट। स्प्रिंग टाइम लंबा समय मतलब उसका हो जा रहा है, लेकिन बर्ड्स को लेके कुछ भी है कि बर्ड्स के पॉपुलेशन पे प्रॉब्लम नहीं, तो वो चीज़ फिर अज्यूम करना यहाँ से कैसे सही हो सकता है, ठीक है। सो द आंसर इज 1 ओनली, डेट इज ए। 42 में क्या बोल रहा है कि क्रूशल मैसेज, अच्छा ठीक है, पूरे पैराग्राफ को पढ़ो, आपको क्या मैसेज इससे मिल रहा है। वो मैसेज आपका लॉजिकल होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, ठीक, एंड इम्पॉर्टेंट मैसेज होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं। A global analysis of nitrogen use efficiency. A global analysis of nitrogen use efficiency. Nitrogen use efficiency क्या है? A measure of the amount of nitrogen a plants take in to grow versus what is left behind as pollution. अच्छा, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी क्या है कि प्लांट कितना ले रहा है अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, इन ऑर्डर टू ग्रो, ठीक है। तो ये प्लांट कितना ले रहा है अपॉन कितना नाइट्रोजन बच गया जो कि पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, जो पॉल्यूशन के रूप में बच गया, तो उसी को नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी कहते हैं। एंड इसी चीज़ का ग्लोबल एनालिसिस मतलब बताया जा रहा है। तो उस ग्लोबल एनालिसिस के हिसाब से क्या कह रहा है कि इट सेज दैट यूजिंग टू मच फर्टिलाइजर विल लीड टू इंक्रीज पॉल्यूशन ऑफ वाटरवेज एंड द एयर। ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ होगा तो पॉल्यूशन बढ़ेगा वाटरवेज का एंड एयर का। करेंटली द ग्लोबल एवरेज for nitrogen use efficiency is approximately 0.4%, meaning कि 40% of total nitrogen added to cropland goes into harvested crop while 60% is lost into the environment. वही बात था ना कि कितना मतलब environment में चला जा रहा है इस pollution। तो 40% अगर 4 है 0.4 है तो इसका मतलब क्या हो गया, 40% प्लांट यूज़ कर ले रहा है एंड बाकी 60% यहाँ चला गया, ठीक है, environment में। More than half of world's population is nourished by food grown with fertilizer containing synthetic nitrogen.
तो मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वैसे फूड खा रहे हैं जो ग्रो हो रहा है फर्टिलाइजर कंटेनिंग सिंथेटिक नाइट्रोजन विच इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस हाई क्रॉप यील्ड. अच्छा, प्लांट्स टेक द नाइट्रोजन दे नीड टू ग्रो. Plants take the nitrogen they need to grow and the excess is left in the ground, water and air. This results in significant emission of nitrous oxide. उसके कारण nitrous oxide का significant emission हो रहा है. A potent greenhouse and a ozone depleting gas and other forms of nitrogen pollution. तो ये कुछ तो उससे प्रॉब्लम हो रहा है, including eutrophication of lakes and river and contamination of river water. तो ये कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है. अब देखो क्या कह रहा है, बेस्ट रिफ्लेक्ट द मैसेज. ठीक है, तो वो मैसेज आपका लॉजिकल, रैशनल, क्रूशल, इंपॉर्टेंट होना चाहिए. देखो, एन इनहेंस्ड एफिशिएंसी ऑफ यूज ऑफ नाइट्रोजन इज इम्पेरेटिव फॉर बोथ फूड प्रोडक्शन एंड इन्वायरमेंट. हाँ, एक सेंस में तो ये सही बात है कि जितना मतलब नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी जितना अच्छा होगा वही ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फिर क्या होगा, प्लांट उसको एब्जॉर्व कर लेगा, कम बचेगा इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने के लिए नाइट्रोजन. यही था नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, तो वो इंपॉर्टेंट है बोथ फॉर फूड प्रोडक्शन एंड इन्वायरमेंट. हाँ, ये सही तो लग रहा है. दूसरा देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कैन नॉट बी स्टॉप्ड एज इट विल एडवर्सली अफेक्ट द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी. कहीं बात ही नहीं हो रहा है ना, मतलब इस तरीके की चीज़ का. ठीक है, भले यहाँ पे ये बात बोल रहा है, कहाँ गया, कि मोर देन हाफ ऑफ द फूड प्रोडक्शन, हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वो नरिश हो रहे हैं बाई फूड ग्रोन विथ फर्टिलाइजर कंटेनिंग सिंथेटिक नाइट्रोजन. तो फिर यहाँ पे बंद करने का, स्टॉप करने का बात मतलब कहाँ से आ रहा है, ये तो कुछ बात ही नहीं हुआ है. ठीक है, अल्टरनेटिव टू क्रॉप्स दैट रिक्वायर एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन शुड बी आइडेंटिफाइड एंड कल्टिवेटेड. उससे क्या हो जाएगा, फिर तो ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में रहेगा ना. तो मतलब समझ में आ रहा है, कोई सेंस नहीं है इसका. ठीक है, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर यूजिंग सिंथेटिक नाइट्रोजन शुड बी रिप्लेस्ड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो इकोसिस्टम एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग. नहीं, ये भी कहीं बात नहीं हुआ है. ठीक है, कि कहीं भी हम आप क्या बोलते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो सिस्टम, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस तरीके की चीज़ का कहीं भी बात नहीं हुआ है पैसेज में. आपको डायरेक्टली क्या पता चल रहा है, आप इस ऑप्शन से सेटिस्फाइड हो, खुद से देखो कि इन्हांस्ड एफिशिएंसी ऑफ यूज़ ऑफ नाइट्रोजन अगर आपको होगा तो वो इम्पॉर्टेंट है बोथ फॉर फूड प्रोडक्शन एंड ये इन्वायरमेंट, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फिर क्या हो रहा है, प्लांट यूज़ कर ले रहा है नाइट्रोजन को. यही बात बोल रहा था. सो उस हिसाब से आवर आंसर इज ए, 42 का ए. ठीक है, नाउ 43 में बोल रहा है कि कौन सा मैसेज, मतलब आपको इसमें से कौन सा मैसेज आपको देखने को मिल रहा है. ठीक है, पढ़ते हैं जल्दी से. देखो, अलॉन्ग विथ सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, क्लाइमेट जस्टिस, सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल के साथ साथ क्लाइमेट जस्टिस इज रिगार्डेड एज सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल इन एनवायरमेंट पैरेलेंस. ठीक है, सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल है एनवायरमेंटल पैरेलेंस में. बोथ द प्रिंसिपल, मतलब सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल एंड क्लाइमेट जस्टिस, both the principle have bearing on political and economic choices of nation. So far in our climate change summit or compacts, both the principle have eluded consensus among nations. तो क्लाइमेट सबमिट कॉम्पैक्ट में दोनों प्रिंसिपल कौन कौन सा दो प्रिंसिपल है, तो फर्स्ट वन इज सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल एंड दूसरा क्लाइमेट जस्टिस. दोनों प्रिंसिपल को कंसेंसस नहीं मिल पाया है. ठीक है, इल्यूडेड है, नहीं मिल पाया है. ठीक, सो जस्टिस इन द जुडिशियल सेंस इज वेल डिफाइंड. अगर जस्टिस हम लोग जुडिशियल सेंस में देखें तो वो तो वेल डिफाइंड है. हाउएवर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, it has scientific as well as socio-political connotation. The crucial question in the next few year will be how resources, technology, regulations are used to support the victims of climate change. किस तरीके से ये सब चीज़ों को यूज़ किया जाएगा in order to support the victims of climate change. Justice in climate is not confined to the action relating to mitigation, but includes wider notion of support for adaptation to climate change एंड कॉम्पनसेशन फॉर लॉस एंड डैमेज. जस्टिस का मतलब सिर्फ मिटिगेशन तक नहीं है, आपको वाइडर सपोर्ट का इसमें बात होता है. ठीक है, तो कुछ तो क्लाइमेट जस्टिस, सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, इसका बात हो रहा है. अब देखो 43, क्लाइमेट जस्टिस शुड बी इनग्रेन्ड. कौन सा क्रूशल मैसेज आपको मिल रहा है कि क्लाइमेट जस्टिस शुड बी इनग्रेन्ड इन डिटेल इन द रूल्स ऑफ ऑल द न्यू क्लाइमेट कॉम्पैक्ट्स एंड एग्रीमेंट. तो ठीक है, ये तो क्या हुआ, अभी तक इल्यूडेड रहा है, कंसेंसस नहीं मिला है, तो हमको इसको इंक्लूड करना जरूरी है, इनग्रेंड करना जरूरी है. ठीक है, ये हमको सही लग रहा है. लेकिन हमको क्यों डाउट हो रहा है अभी, हमको ये वर्ड के कारण, ऑल के कारण, कि इसमें लिख रहा है कि सारे क्लाइमेट कॉम्पैक्ट्स एग्रीमेंट में इसको इंक्लूड करना चाहिए, इसके कारण डाउट लग रहा है. लेकिन हाँ, ये बात तो लिख रहा था कि अभी तक ये इल्यूडेड है,
इसको लाइफ सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल एंड क्लाइमेट जस्टिस को इंक्लूड किया गया, ऐसा तो मतलब नहीं हुआ है ना, इल्यूडेड है लिखा हुआ है, तो इसको इंक्लूड करना जरूरी है। लेकिन हमको क्यों कन्फ्यूज़न हो रहा है, हमको कन्फ्यूज़न हो रहा है ये ऑल लिख दिया है कि सारे में मतलब इंक्लूड करना है ऐसा। तो देखते हैं, इन्वायरमेंटल रिसोर्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एक्सप्लॉयटेड अक्रॉस द ग्लोब। अब आप खुद बताओ ये आपको कहाँ मैसेज मतलब मिल रहा है कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्सप्लॉयटेड है अक्रॉस द ग्लोब, ठीक, कहाँ मतलब आपको ये कैसे पता चल रहा है ये बात? देयर इज एन इम्पेंडिंग इशू ऑफ डीलिंग विथ ह्यूज नंबर ऑफ क्लाइमेट चेंज विक्टिम्स एंड क्लाइमेट रिफ्यूजी, कहीं बात हुआ है इसका, बताओ आप। फिर क्लाइमेट चेंज इन ऑल इट्स कॉनोटेशन इज मोस्टली ड्यू टू डेवलप्ड कंट्री एंड देयरफॉर देयर शेयर ऑफ बर्डन शुड बी मोर। हाँ ठीक है, ये नॉर्मल सेंस में सही है, लेकिन ये पैराग्राफ कहाँ बात कर रहा है इसका? तो मिला जुला के फिर पैराग्राफ जो एक सेंस दे रहा है, पैराग्राफ इसी के बारे में बता रहा है ना कि क्लाइमेट जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है ना, हमको सारे रूल्स में इंक्लूड करना है, इनग्रेन करना है सारे न्यू क्लाइमेट कॉम्पैक्ट्स में, एग्रीमेंट्स में, ठीक है। अब भले ये वर्ड्स ऑल से हमको कन्फ्यूज़न तो हो रहा है, लेकिन फिर भी ये आंसर क्यों सही है? बिकॉज बी सी डी तो क्लियरली गलत है, ठीक है। सो आवर आंसर इज 43A एंड दिस इज द आंसर गिवन बाय यूपीएससी, राइट, ठीक है। सो अब आता है हमारा, ओके, अब आता है 51 क्वेश्चन नंबर 51, बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल रैशनल मैसेज। अच्छा, यहाँ पे भी पैराग्राफ से आपको क्या मैसेज मिल रहा है उसका बात करना है, ठीक है। सोर्सिंग फूड फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर लैंड, नॉन एग्रीकल्चर लैंड का मतलब क्या? अनकल्टिवेटेड सिस्टम, जैसे फॉरेस्ट हो गया, वेटलैंड हो गया, पास्चर्स हो गया, एक्सेट्रा। तो सोर्सिंग फूड फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर लैंड, जिसका ये मतलब हुआ इन एडिशन टू एग्रीकल्चर लैंड इनेबल्स अ सिस्टेमिक अप्रोच टू फूड कंजम्पशन। अच्छा, तो अगर फूड हम यहाँ नॉन एग्रीकल्चर लैंड के साथ साथ एग्रीकल्चर लैंड के साथ अगर हम वो फूड को सोर्स कर रहे हैं, तो इट इनेबल्स अ सिस्टेमिक अप्रोच टू फूड कंजम्पशन, ठीक। इट अलाउज रूरल एंड ट्राइबल कम्युनिटीज टू सस्टेन देमसेल्फ फॉर द होल ईयर एंड स्ट्रीट क्लियर ऑफ नेचुरल डिजास्टर एंड सीजन इंड्यूस्ड शॉर्टफॉल्स ऑफ एग्रीकल्चर फूड। अच्छा, ठीक है। Since productivity of a tree is often more resilient to adverse weather condition than annual crops, forest food often provide a safety net during the periods of food shortage caused by crop failure. Forest foods are also make important contribution during seasonal food production gap. तो क्या बोल रहा है? प्रोडक्टिविटी ट्री वो ज़्यादा रिजिलियंट है ना, अगर एडवर्स वेदर कंडीशन भी है तो भी एनुअल क्रॉप के कंपैरिजन में ट्री जो होता है, फॉरेस्ट ट्री या जो भी ट्री, नॉर्मल ट्री, उसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रिजिलियंट होता है, तो आपको वो एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर सकता है जब कभी भी मान लो फूड का या मतलब कमी रहा तो। दूसरा, फिर अगर सीजनल प्रोडक्शन गैप, मान लो एक सीज़न ये, दूसरा सीज़न ये, ठीक है, यहाँ पे भी अगर कमी है फूड का, तो उस केस में भी क्या होता है, फॉरेस्ट से जो फूड आ रहा है, फॉरेस्ट फूड, वो मतलब क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है, कमी को पूरा कर सकता है। तो ये कुछ तो कह रहा था ये पैसेज। अब देखो क्या कह रहा है ऑप्शन। सो फूड यील्डिंग ट्रीज शुड रिप्लेस द अदर ट्रीज इन रूरल एंड ट्राइबल एरिया एंड कम्युनिटी ओन्ड लैंड। कहाँ मतलब ये डायरेक्ट रिप्लेस करने का बात कर रहे हैं? ऐसा कहीं आपको लगा कि फूड जो पेड़ से खाना मिल रहा है वो पेड़ सब जगह लगा देना चाहिए, ऐसा कहीं लिखा हुआ था क्या रूरल एरिया, ट्राइबल एरिया में? एकदम नहीं। फूड सिक्योरिटी कैन नॉट बी इंश्योर्ड इन इंडिया विद द प्रेजेंट प्रैक्टिस ऑफ कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। फूड सिक्योरिटी कैन नॉट बी इंश्योर्ड, नहीं, ये भी बात नहीं लिख रहा है। कहीं लिखा है ऐसा कि फूड सिक्योरिटी इंश्योर नहीं किया जा सकता विद द प्रेजेंट प्रैक्टिस ऑफ वेस्टलैंड एंड डिग्रेडेड एरिया इन इंडिया शुड बी कन्वर्टेड इनटू एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम टू हेल्प द पुअर। ये सेंस में सही है, लेकिन क्या मतलब ये पैराग्राफ बोल रहा है, सोचो कि वेस्टलैंड एंड डिग्रेडेड एरिया को एग्रो फॉरेस्ट्री में कन्वर्ट कर देना चाहिए जिससे पुअर का मदद होगा? नहीं ना, ठीक है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, एग्रो इकोसिस्टम शुड बी डेवलप्ड इन एडिशन टू और अलॉन्ग विद कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। हाँ, ये ऑप्शन ज़्यादा सही है, क्योंकि बोल रहा है ना, तभी तो जैसे जब क्रॉप्स के थ्रू हम लोग को फूड मिल रहा है एंड वहाँ पे जब गैप होगा तो फॉरेस्ट फूड हमारा मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, यही बात तो बोल रहा है ना। तो मतलब साथ साथ दोनों को लेके चलने का बात हो रहा है। सो आंसर इज आवर डी, एग्रो सिस्टम शुड बी डेवलप्ड इन एडिशन टू और अलॉन्ग विद कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। समझो कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन हो रहा है एंड कौन सा नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक, पैसेज 252 क्वेश्चन है 52nd।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल मैसेज। तो पैराग्राफ से आपको क्या मैसेज देखने को मिल रहा है वो बताना है। देखो यहाँ पे, वाइल अवेयरनेस ऑन यूज, मिस यूज एंड अब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इज कॉमन नॉलेज, as is the impact of dosing poultry with antibiotics, the environmental impacts of antibiotics manufacturing companies not treating their waste has scarcely been discussed at any length and seriousness thus far। क्या बोल रहा है कि हमको सब लोगों को यूज़, मिस यूज़, अब्यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स कॉमन नॉलेज है, सब लोगों को पता है। एज इज़ द इम्पैक्ट ऑफ डोजिंग पोल्ट्री विद एंटीबायोटिक्स, वो सब पता है, लेकिन उसका क्या, द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो अपने वेस्ट को प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ पे तो डिस्कशन हो ही नहीं रहा है, स्कार्सली डिस्कस्ड हो रहा है एट एनी लेंथ एंड सीरियसनेस दस फार। सो पोल्यूशन फ्रॉम एंटीबायोटिक्स फैक्ट्रीज इज फ्यूलिंग द राइज ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन। क्या बोल रहा है, जो एंटीबायोटिक फैक्ट्री से पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, उसके कारण क्या चीज़ बढ़ रहा है, तो ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन में राइज हो रहा है। द अकरेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया सराउंडिंग द फार्मा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इज़ वेल नोन। तो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के सराउंडिंग में आपको ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया का अकरेंस देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ये हो गया फार्मा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स या ये जो भी कुछ है डेवलप कर रहा है। अब इस यहाँ पे जो भी बैक्टीरिया है, मान लो वो इस चीज़ को लेके एक्सपोजर में है, ठीक है, एक्सपोज में है कि ये सारा ड्रग्स वगैरह ये बैक्टीरिया को भी मिल रहा है, ऐसा समझने के लिए सर बता रहे हैं, ठीक है। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये लोग तो रेजिस्टेंट हो जा रहे हैं एंड फिर यही इन्फेक्शन सब जगह फैल रहा है। तो अगर मान लो कि ये इन्फेक्शन गाँव में फैल गया, तो क्या ही उसके बाद आदमी यहाँ का ड्रग, यहाँ का अगर एंटीबायोटिक ये सब यूज़ भी कर लिया तो उस आदमी को क्या ही थोड़ी फ़ायदा करेगा। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया, ये जो भी कुछ है, वो तो मतलब इस ड्रग के प्रति क्या है, मतलब इन रेजिस्टेंट है ना, उसको तो मैंने रेजिस्टेंट है ना, उसको तो इस ड्रग से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो इतना कुछ ये लंबा चौड़ा कह रहा था। अब क्या मैसेज है वो देखो, इट इज़ नेसेसरी टू पुट प्रॉपर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स इन प्लेस। हाँ, ये तो सही लग रहा है ना। क्यों? क्योंकि यही चीज़ तो ये लोग कर नहीं रहे हैं। इसी चीज़ का तो डिस्कशन मतलब बहुत कम ही देखने को मिल रहा है कि जो एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो अपने वेस्ट को प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये चलो सही लग रहा है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स एक अच्छा रखना पड़ेगा सबके सामने। इट इज़ नेसेसरी टू प्रमोट एनवायरमेंटल अवेयरनेस अमंग पीपल। अरे पीपल में इन्वायरमेंटल अवेयरनेस आप क्रिएट कर ही दो, एंड ये लोग जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये लोग अगर उस चीज़ को काम ही नहीं कर पाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब एक जनरल सा स्टेटमेंट है जो नहीं होगा, ठीक। द स्प्रेड ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन नॉट बी डन अवे विथ एज इट इज़ इनहेरेंट इन द मॉडर्न मेडिकल केयर। कहीं आपको पैसेज पढ़ के ऐसा लगा कि नहीं इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। Pharma manufacturing companies should be shut up in remote rural areas away from crowded towns and cities। देखो फिर से, रिमोट रूरल एरियाज में जहाँ क्राउडेड टाउन्स एंड सिटीज़, मतलब वहाँ जो गांव के लोग हैं उनको मतलब बीमार होने के लिए छोड़ दिया जाए, ठीक। क्यों? क्योंकि जो भी प्लांट है, प्लांट के इर्द गिर्द आपको वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। तो अब मतलब ये बोल रहा है कि रूरल एरिया में करते हैं, इनसेंसिटिव बात है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो फिर क्या बचा, एक ये कि मोस्ट क्रूशियल या प्रैक्टिकल या लॉजिकल मैसेज क्या है, तो इट इज़ नेसेसरी टू पुट प्रॉपर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इन प्लेस, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो लोग मतलब अपना सके, ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सके। तो हुआ क्या, देखो एंटीबायोटिक के मिसयूज़, यूज़, अब्यूज़ के बारे में कॉमन नॉलेज हो गया, पोल्ट्री के बारे में भी डिस्कशन हो गया, लोगों को पता है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के बारे में जो डिस्कशन नहीं हो रहा था, वो इस वाले स्टेटमेंट से उससे भी वो भी डिस्कशन अब होने लगेगा। उस लॉजिक से भी देखो तो ये आंसर सही है। हम बार बार ये बात आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग जो ये सॉल्व कर रहे हैं, हमारा पर्पस सिर्फ ये है कि हमारा माइंडसेट यूपीएससी के हिसाब से डेवलप हो, ठीक है, यूपीएससी के हिसाब से डेवलप हो कि यूपीएससी क्यों इसको आंसर मान रहा है, ठीक है। एंड बाकी दूसरा तीसरा जो है ऑप्शन, वो क्यों नहीं सही है, ये भी दिमाग में रखना है। 53 क्या बोल रहा है, क्रक्स, कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स। तो अगर आप पूरा पैसेज पढ़ लो तो ये स्टेटमेंट जो है इसमें से आपको कौन लग रहा है कि बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है ऊपर पूरे पैसेज को, ठीक है, देखते हैं। द बेस्ट बेनिफिट्स ऑफ
Good quality school education accrue only when students complete and leave school after having acquired the gateway skills. Like one learns to walk before running. Similarly, one picks up advanced skill only after picking up the basic foundational skill. ठीक है बात यहाँ तक? The advent of knowledge economy poses new challenge. क्या challenge? And one of the severe consequences of having an uneducated workforce will be our inability to keep pace with the global economy. अगर uneducated workforce है तो फिर जिस हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमी ग्रो कर रहा है हम लोग पेस मेंटेन नहीं कर पाएंगे. ठीक है. Without a strong learning foundation at the primary level, there can be no improvement in higher education or skill development. तो सीधा सा बात है, अगर प्राइमरी लेवल पे फाउंडेशन सही नहीं होगा तो कोई भी मतलब देयर कैन बी नो इम्प्रूवमेंट इन हायर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट. क्यों? क्योंकि वही बात बोला गया कि दौड़ने के पहले यू नीड टू मतलब वॉक मतलब अच्छे से, है ना, तो आपको चलना आना चाहिए. वही बात यहाँ बोला था शुरू में. तो एक क्या बोल रहा है कि फाउंडेशनल लर्निंग का बहुत मतलब आवश्यकता है, यही कुछ तो बोलना चाह रहा है. ठीक है. सो टू बिकम अ ग्लोबल पावर इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट इन यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन. ठीक है, सही लग रहा है एक सेंस में, क्योंकि एजुकेशन का बात कर रहा है, सबको पढ़ाने का बात कर रहा है. ठीक. एंड यहाँ पे भी हम ये बात लिखा हुआ था कि अनएजुकेटेड वर्कफोर्स होगा तो फिर हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है हम लोग उस पेस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे. तो सही लग रहा है. देखते हैं नेक्स्ट. India is unable to become a global power because it is not focusing or promoting knowledge economy. कहाँ लिखा हुआ है ये? कहीं लिखा हुआ है क्या? ठीक, कहीं नहीं. नॉलेज इकोनॉमी के बारे में अगर लिखा हुआ भी है तो क्या लिखा हुआ है कि द एडवेंट ऑफ नॉलेज इकोनॉमी पोजेसेस न्यू चैलेंजेस. ये बात कर रहा है ना. ये थोड़ी बोल रहा है कि मतलब इंडिया में आया ही नहीं है या इंडिया में आ ही नहीं सकता है या इंडिया इज नॉट फोकसिंग, ऐसा कुछ तो लिख नहीं रहा है. आवर एजुकेशन सिस्टम शुड फोकस मोर ऑन इम्पार्टिंग स्किल्स ड्यूरिंग हायर एजुकेशन. नहीं, हायर एजुकेशन स्किल्स इस पर बात करने के पहले आप अपना फाउंडेशन तगड़ा करो. वही सेम बात जो शुरू में लिखा हुआ है, दौड़ने के पहले चलना सीखना है बहुत अच्छे से. तो ये भी नहीं होगा, नहीं होगा. ठीक है, एकदम नहीं होगा. पेरेंट्स ऑफ मेनी स्कूल चिल्ड्रन आर इलिटरेट एंड आर अनअवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन. कुछ भी लिखा हुआ भी है, कहीं मेंशन है नहीं. तो सबसे पहले आप इसको तो कट कर दिए. इसको क्यों कट किए? क्योंकि फाउंडेशनल लर्निंग का बात हो रहा है, सिर्फ हायर लर्निंग एंड इम्पार्टिंग. क्यों? क्योंकि शुरू में ही लिखा हुआ था दौड़ने के पहले चलना सीखना है. ये कहीं नहीं लिख रहा है कि इंडिया इज अनेबल टू बिकम अ ग्लोबल पावर बिकॉज इट इज़ नॉट फोकसिंग और प्रोमोटिंग नॉलेज इकोनॉमी. ठीक, सीधा सा बात है कि अगर ग्लोबल पावर बनना है तो इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट इन यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन. ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है. ठीक है. नाउ फिर हमारा इधर क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल मैसेज इम्प्लाइड बाई द एबव पैसेज. तो कौन सा मैसेज आपको इसमें से देखने को मिल रहा है? ठीक है, छोटा सा पैसेज है, पढ़ लेते हैं जल्दी से. द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस इज इलस्ट्रेटेड बाई स्टोरी ऑफ ब्यूरिडन्स एश. जीन ब्यूरिडन, द 14th century philosopher, wrote about free will and inability to choose due to numerous choices and uncertainty. तो क्या है ये जीन ब्यूरिडन है, वो कुछ तो बता रहे हैं अबाउट फ्री विल एंड इनएबिलिटी टू चूज ड्यू टू न्यूमरस, बहुत सारा चॉइस है, अनसर्टेनिटी है. तो इन द स्टोरी अ डोंकी स्टैंड्स बिटवीन टू इक्वली अपीलिंग स्टैक्स ऑफ हे. अनेबल टू डिसाइड विच टू ईट, इट स्टार्व्स टू डेथ. अब क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पाया वो मर गया. गधा. ठीक है. सो ये गधा के बारे में बात हो रहा है. सो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस such as a smartphone and tablet only exacerbate our glut of choices. ठीक है. Constant connectivity and overconsumption of real-time data and social media can leave little room for self-reflection and rest, making decisions more difficult. Life is about choices. Many people are overwhelmed with attractive life choices yet find themselves unhappy and anxious. तो अब इसमें से कौन सा होगा आंसर? कुछ तो चॉइसेस के बारे में बात कर रहा है. बेस्ट रिफ्लेक्ट लॉजिकल मैसेज, कुछ तो ये बताना है हमको. ठीक है. मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनेबल क्या है? इनफीबल्स सोसाइटल स्ट्रक्चर एंड मेक्स लाइफ डिफिकल्ट. तो जनरल सिनेरियो में तो सही लग रहा है ये चीज़, लेकिन पैराग्राफ ऐसा बोल रहा है नहीं बोल रहा है. ठीक है, डिसाइड करेंगे बाकी ऑप्शन पढ़ने के बाद. मॉडर्न लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड एंडलेस डिफिकल्ट चॉइसेस. ठीक है, तो ये भी तो अगर लॉजिकल मैसेज देखें तो ठीक है ना, ये बात बोल रहा है, लेकिन क्या मतलब सिर्फ अनसर्टेनिटीज़ है, फुल ऑफ लाइफ, मतलब जो लाइफ है वो फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़ है.
मतलब कहीं ऐसा देखने को तो नहीं मिल रहा ना। वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स एंड हैव नो करेज टू फॉलो आवर ओन कन्विक्शन, ये भी नहीं है। अब देखो, in our lives having too few choices may not be good, but having too many choices can be equally as difficult। हाँ, ये सही लग रहा है। अब क्यों है, बता रहे हैं क्यों। देखो, बिकॉज दिस पैसेज इज मेनली टॉकिंग अबाउट कि जब बहुत सारा डिसीजन, बहुत सारा चॉइस है, तो जब चॉइस है तो फिर क्या हो रहा है, हमको डिसीजन लेने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, जैसे ये गधे के साथ हो रहा था, ठीक है बात। तो वही सेम चीज़ इस स्टेटमेंट से भी पता चल रहा है ना कि हमारे लाइफ में हैविंग टू फ्यू चॉइसेस मे नॉट बी अ गुड थिंग, लेकिन अगर बहुत सारा चॉइसेस है तो वो इक्वली डिफ़िकल्ट है, ठीक। एंड ये जो बोल रहा है कि मॉडर्न सोसाइटी इनफेबल, मैंने आपको सोसाइटल स्ट्रक्चर को मैंने कमज़ोर कर रहा है, लाइफ को डिफ़िकल्ट कर रहा है, ये आपको कहीं देखने को मिला? यहाँ पे दो मॉडर्न सोसाइटी, ये टेक्नोलॉजी का बात हो रहा है, लेकिन आप कहाँ मतलब ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि सोसाइटल स्ट्रक्चर को कमज़ोर कर रहा है? इनफेबल मतलब कमज़ोर करना। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनफेबल सोसाइटल स्ट्रक्चर, कहीं ऐसा बोला? एकदम नहीं। तो ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक। मॉडर्न लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़ एंड एंडलेस डिफिकल्ट चॉइसेस। आप सिर्फ ये कैसे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ डिफिकल्ट चॉइस है, ठीक। कहाँ डिफिकल्ट चॉइस का बात है? जैसे वो गधे के साथ ही था, तो दोनों तो मतलब सिंपल था ना। अब उसके पास ज़्यादा चॉइस था, उसके कारण उसको प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाई ओपिनियंस ऑफ अदर्स, कहाँ लिखा हुआ है ये? सो वी विल गो विथ ये 61 का डी, ठीक है। नाउ 62 में आपको बोल रहा है रिगार्डिंग द financialization of household saving, which of the following statement best reflect the solution that are implied by the passage? तो best reflect the best solution that implied by the passage, कुछ तो financialization of household saving के बारे में है, ये देखते हैं। Household finance in India is unique. We have a tendency to invest heavily in physical assets जैसे कि gold, property. Steps to encourage the financialization of savings are critical. A populace accustomed to traditional processes will not simply jump into financialization. Hurdles to change includes onerous bureaucracy, skepticism of organized financial institution, a lack of basic information about which of the myriad services and provider is best for each family, and how and even if one can make the transition between them if necessary। and अगर वो कोई आदमी करना चाह भी रहा है तो वो ट्रांजिशन कैसे करे, ठीक है। तो ये सारा कुछ तो प्रॉब्लम है विथ रिस्पेक्ट टू फिनेंशियलाइजेशन ऑफ हाउस होल्ड सेविंग, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि क्या सोल्यूशन इसमें से मतलब सही है। तो देखो, अ फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट इज नीडेड टू डेवलप सोल्यूशन, ठीक है, सही लग रहा है, नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, सही है। अ हाउस होल्ड नीड्स कस्टमाइज्ड सोल्यूशन, ये भी ठीक है। इनोवेशंस इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आर रिक्वायर्ड, ये तो कहीं नहीं बोल रहा है, ठीक है। अच्छा देखते हैं, देखो, हाउस होल्ड फाइनेंस इन इंडिया इज यूनिक। वी हैव अ टेंडेंसी टू इन्वेस्ट हेविली इन फिजिकल एसेट्स, गोल्ड, प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टेप्स टू इनकरेज फाइनेंशियलाइजेशन, नहीं, कहीं भी ऐसा तो बोला नहीं है। सो अ फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट इज नीडेड टू डेवलप सोल्यूशन, ठीक है। हाउस होल्ड नीड्स कस्टमाइज्ड सोल्यूशन, ये भी सही है। सो 1 और 2 किस में है? ये ए होना चाहिए, बट ये बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के हिसाब से आंसर था, लेकिन इसमें यूपीएससी ने आंसर डी बताया है, ठीक है, कि इनोवेशन इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आर रिक्वायर्ड। आपको ये भी समझना होगा, ठीक है। तो समझना क्या होगा, मतलब आपको दिमाग में रखना है कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो यूपीएससी क्या आंसर दिया। यूपीएससी बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट बोल रहा था 1, 2, क्योंकि ये कहीं भी डायरेक्टली मेंशन नहीं है, ठीक। तो फिर आंसर होगा हमारा 1, 2, 3, ठीक है। इनोवेशन इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आर रिक्वायर्ड। देखो, ये ऑप्शन जैसे बी था ना, हाउस होल्ड नीड्स कस्टमाइज्ड सोल्यूशन, ये इस से भी पता चल रहा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि अ लैक ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट विच ऑफ द माइरेड सर्विसेज, जो बहुत सारे सर्विसेज है, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है, उसमें से कौन बेस्ट है फॉर ईच फैमिली, है ना। तो हर फैमिली के लिए एक कस्टमाइज्ड सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, पहला बात हो गया। दूसरा ये कि एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट चाहिए ना इन ऑर्डर टू डेवलप सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि अभी वो मतलब ब्यूरोक्रेसी है, स्केप्टिसिज्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक। अच्छा, दूसरा, अब तो उस हिसाब से ये सही हो गया,
ठीक है, तो 1 एंड 2 तो डेफिनेटली सही था। अगर फिनेंशियल टेक्नोलॉजी लाते हैं, अब चूंकि यूपीएससी ने ये आंसर दिया है तो अगर समझाना है खुद को तो फिर ऐसे समझो कि अगर फिनेंशियल टेक्नोलॉजी लाया जाएगा, क्यों, क्योंकि सोल्यूशन के बारे में पूछ रहा है तो कुछ तो फ्यूचरिस्टिक होगा ना बात। तो अगर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को, फिनेंशियल टेक्नोलॉजी को लाया जाएगा तो अवेयरनेस बढ़ेगा लोगों में, ठीक है, उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा कि कौन सा सही है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स कम होंगे ना। अगर जब कभी भी इनोवेशन आता है तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी को आप यूज़ कर रहे हो तो पेपर वर्क कम हो रहा है, आपको इंस्टीट्यूशन से कम मतलब 1 to 1 होना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आपको फेस करने पड़ेंगे वो इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी के कारण कम फेस करना पड़ेगा। सो उस हिसाब से आंसर 1, 2, 3 हो सकता है, ठीक है। सो आंसर इज 1, 2 एंड 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 63 इज टॉकिंग अबाउट assumption, ठीक है, आपको assumption फाइंड करना है। देखो यहाँ पे pharmaceutical patents grant protection to patentee for the duration of the patent term. Pharmaceutical patents grant protection to patentee for the duration of patent term. The patentees enjoys liberty to determine the price of medicine, which is time limited to the period of monopoly, but could be unaffordable to the public. ये भी सही है। Such patent protection offered to the patentees is believed to benefit the public over longer term through innovation and research and development, although it comes at a cost in the nature of higher prices for patented medicine. सही है ना, अगर किसी को पेटेंट दिया जा रहा है तो वो क्या हो रहा है कि उसके कारण मतलब उस ड्रग का या उस दवा का प्राइस तो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो आदमी का पैसा लगा है, जो पेटेंटी का उसमें पैसा लगा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो पैसा वो रिकवर कर लेता है, ठीक है, बट एट द कॉस्ट मतलब एट हायर प्राइसेस फॉर द मेडिसिन। द पेटेंट regime and the price protection through a legally validated through the patent regime and price protection through a legally validated high price for medicine during the currency of patent provide patentee with legitimate mechanism to get returns on the cost incurred in innovation and research. तो सिंपल सा बात इतना है कि जो पेटेंट प्रोटेक्शन उसको दिया जा रहा है ये एक तरीके का लेजिटिमेट मैकेनिज्म दे रहा है ताकि जो दवा का खोज किया है, जो पेटेंटी है, उसको एक अच्छा रिटर्न मिल सके, ठीक है, जो उसको खर्च हुआ है इन ऑर्डर मतलब जो खर्च हुआ है फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च, ठीक है। तो ये तो कुछ पेटेंट वगैरह के बारे में बोल रहा है। अब देखो अजम्पशन क्या है, अजम्पशन क्या है कि पेटेंट प्रोटेक्शन गिवन टू पेटेंटीज पुट अ ह्यूज बर्डन ऑन पब्लिक परचेजिंग पावर इन असेसिंग द पेटेंटेड मेडिसिन्स। हाँ सही बात है ना, ये चीज़ तो अज्यूम किया ही जा रहा है ना कि पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, मतलब वो दवा पेटेंटेड दवा खरीदने में। फिर डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज़ अ ह्यूज बर्डन फॉर डेवलपिंग एंड पुअर कंट्री। ये कहाँ बात हुआ है, मतलब अभी जो बात चल रहा है वो तो सिर्फ पेटेंट वाले हिसाब किताब पे बात चल रहा है ना, ये इम्पोर्ट वगैरह पे तो बात चल नहीं रहा है, या कहीं नहीं चल रहा है ये डेवलपिंग पुअर कंट्री वाला बात। प्रोवाइडिंग मेडिसिन्स टू द पब्लिक एट अफोर्डेबल प्राइस इज़ अ की गोल ड्यूरिंग द पब्लिक हेल्थ पॉलिसी डिज़ाइन इन मेनी कंट्रीज। हाँ हो सकता है, लेकिन इसका पैराग्राफ से क्या लेना देना है, यहाँ क्यों वो अज्यूम कर रहा है, अज्यूम सिर्फ वो क्या बात कर रहा है, वो सिर्फ बात कर रहा है कि पेटेंट प्रोटेक्शन, पेटेंट के थ्रू प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। उससे हो क्या रहा है कि जो भी पेटेंटी है जिसको दवा बनाने में खर्च हुआ है इनोवेशन रिसर्च में, वो अपना पैसा रिकवर कर ले रहा है। हाँ ठीक है, उसके कारण जितने दिन के लिए पेटेंट दिया गया है उस समय तक उसको पैसा ज़्यादा, मतलब दवा का पैसा ज़्यादा होता है, महंगा होता है, लेकिन ये एक तरीके का लेजिटिमेट मैकेनिज्म है जिसके थ्रू पेटेंटी जो है वो इनोवेशन रिसर्च में जो उसका पैसा लगा है वो पैसा वो रिकवर करे। ये सब तो कहीं बात ही नहीं ना, वो एफोर्डेबल प्राइस है ना ये सब। गवर्नमेंट नीड्स टू फाइंड एन अप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन द राइट्स ऑफ पेटेंटी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ पेशेंट। हाँ ये हो सकता है, तभी तो बार बार ये बात बोला जा रहा है ना, तभी तो ये बात बार बार बोला जा रहा है कि भले लंबे समय में मतलब वो इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट से मदद मिले, बट इट कम्स एट अ कॉस्ट। कॉस्ट क्या है कि मेडिसिन, पेटेंटेड मेडिसिन का बहुत ज़्यादा प्राइस आ रहा है। तो देखो एक बात तो तय है कि 2, 3 तो पक्का नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 में कुछ पुअर कंट्री डेवलपिंग कंट्री का बात हो रहा है, 3 में कुछ अफोर्डेबल प्राइस करने का बात हो रहा है, ठीक। तो 2 वाला तो पक्का नहीं होगा, 2, 3 पक्का नहीं होगा, ठीक। तो 2, 3 नहीं होगा, बचा ये 1 and 4। सो गवर्नमेंट नीड टू फाइंड एन अप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन राइट्स ऑफ पेटेंटी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ पेशेंट्स, ठीक है, क्लियर है ना। पैसेज 4 छोटा सा पैसेज है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट
अजम्पशन, ठीक है, कौन सा अजम्पशन वैलिड है, देख लेते हैं हम लोग। देखो, इंडिया शुड इंश्योर ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी वाइल कीपिंग पर्सनल डेटा ऑफ सिटीजन सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड। तो डिजिटल इकोनॉमी को ग्रो करना है, साथ ही साथ पर्सनल डेटा सिटीजन का उसको सिक्योर रखना, प्रोटेक्टेड रखना है। नो वन विल इनोवेट इन सर्विलेंस ओरिएंटेड एनवायरनमेंट, सही बात है, और इन प्लेस वेयर इंडिविजुअल्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज कॉम्प्रोमाइज, तो कोई भी वहाँ इनोवेशन वगैरह नहीं करेगा जहाँ पे उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज कर जाए, ठीक है। द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ डेटा मस्ट रिसाइड विद इंडिविजुअल्स हु जनरेट इट, ठीक है। दे शुड बी इनेबल्ड टू यूज, रेस्ट्रिक्ट, मोनेटाइज इट एज दे विश, तो इंडिविजुअल के पास उसका मतलब सारा वो होना चाहिए, ठीक है, राइट्स। देयरफॉर डेटा प्रोटेक्शन लॉज should enable the right kind of innovation, one that is user centric and दूसरा privacy protecting, ठीक है। तो इतना कुछ तो बात हुआ है विद रिस्पेक्ट टू डेटा, पर्सनल डेटा। अब देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी इज नॉट जस्ट अ राइट बट इट हैज़ अ वैल्यू टू इकोनॉमी, सही बात है ना, ठीक, क्योंकि इसी से तो लोग पैसा भी कमा ले रहे हैं ना, बात ये भी तो समझो। अगर मान लो प्राइवेसी का प्रोटेक्शन ना हो तो उस केस में फिर इनोवेशन नहीं होगा, इनोवेशन नहीं होगा तो मतलब हो गया ना, कहाँ ये वाला एंगल तो जुड़ गया ना कि वैल्यू टू इकोनॉमी वाला, ठीक है, कि मतलब वो किस हिसाब से डेटा यूज़ कर रहा है, वो इंडिविजुअल जो है वो उसको यूज़ करना चाह रहा है, रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहा है, मोनेटाइज करना चाह रहा है, तो इट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी। तो सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ प्रिवेसी इज़ नॉट जस्ट अ राइट बट इट हैज़ अ वैल्यू टू इकोनॉमी, ठीक है। फिर दूसरा, देयर इज़ अ फंडामेंटल लिंक बिटवीन प्रिवेसी एंड इनोवेशन, ये चीज़ अज्यूम हो सकता है क्या इससे, ऑब्वियसली, तभी तो यहाँ लिख रहा था ना कि देखो, नो वन विल इनोवेट इन सर्विलेंस ओरिएंटेड एनवायरनमेंट और इन प्लेस जहाँ पे इंडिविजुअल का पर्सनल इन्फॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो इसका मतलब है कि इनोवेशन एंड प्रिवेसी में कुछ तो लिंक है, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन 2 भी सही है। सो 64 का आंसर इज बोथ सी, बोथ 1 and 2, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 71, ये बात कर रहा है किसका, दिस इज टॉकिंग अबाउट कि व्हाट द ऑथर ऑफ द पैसेज इंटेंड्स टू से, क्या ऑथर कहना चाह रहा है, ठीक है, पैसेज से क्या कहना चाह रहा है ये बात बोल रहा है, ठीक है। पढ़ते हैं, इन इंडिया व्हाइल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज अ मेजर ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। In India, while unemployment rate is a frequently used measure of poor performance of economy, under condition of rising school and college enrollment, it paints an inaccurate picture. The reported unemployment rate is dominated by the experience of younger Indians who face higher employment challenges and exhibit greater willingness to wait for the right job than their older peers, ठीक है। The unemployment challenge is greater for the people with secondary and higher education, and the rising education level inflate unemployment challenges, ठीक है। तो देखो ऑथर क्या कहना चाह रहा है, एनरोलमेंट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस इज हाई बट देयर इज नो क्वालिटी एजुकेशन, कहीं बात हुआ है इसका, कहीं भी बात हुआ है, ये ऑथर ये कहना चाह रहा है, एकदम नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी सीन एज अ फंक्शन ऑफ राइजिंग एजुकेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग इंडियंस, हाँ ये बात तो कह रहा है ना, यहाँ पे भी देखो कि इट एग्जिबिट विलिंगनेस टू वेट फॉर राइट जॉब देन देयर ओल्डर पियर, ठीक, ये मतलब राइट जॉब के लिए दे आर वेटिंग, सो ये बात तो हो रहा है कि एस्पिरेशंस यंग इंडियंस का है वो बढ़ रहा है, ठीक है, विथ राइजिंग एजुकेशन। थर्ड, देयर आर नो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज टू एकोमोडेट ह्यूज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, कहाँ बात हुआ है, ये देखो आपको ये सब चीज़ ना जनरल परसेप्शन मतलब जनरल सिनेरियो में आपको सही लग रहा है, लेकिन आप पैसेज के हिसाब से देखो, पैसेज के हिसाब से समझो, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक तो ये वाला बात हो गया, ये हो गया, ठीक। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, एजुकेशन सिस्टम शुड बी प्रॉपरली डिजाइन सो एज टू इनेबल द एजुकेटेड पीपल टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। फिर देखो फिर से ये बात सही है, ये बात फिर से जनरल सिनेरियो में सही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहा है कि एजुकेशन सिस्टम को उस हिसाब से डिज़ाइन किया जाए, लेकिन पैराग्राफ इसके बारे में कहीं बात किया नहीं। पैराग्राफ किसके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में कि अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी सीन एज अ फंक्शन ऑफ राइजिंग एजुकेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग इंडियंस, ठीक है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट 71 क्वेश्चन, आंसर हो गया हमारा आंसर हो गया हमारा बी। पैसेज 2 कह रहा है
ये 72 वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट रैशनल लॉजिकल प्रैक्टिकल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज। तो फिर से पूरा पैराग्राफ पढ़ो, क्या मैसेज आपको मिल रहा है वो देखना है, ठीक है। देखो, साइंस बाय इटसेल्फ इज नॉट इनफ, देयर मस्ट बी अ फोर्स एंड डिसिप्लिन आउटसाइड द साइंस टू कोऑर्डिनेट देम एंड पॉइंट टू अ गोल। इट इज नॉट पॉसिबल टू रन अ कोर्स right when the goal itself has not been rightly placed. Science by itself is not enough. There must be a force and discipline outside the science to coordinate them and point to a goal. ठीक है, it is not possible to run a course right when the goal itself has not been rightly placed. What science needs is philosophy, the analysis of scientific method and the coordination of scientific purpose and results. Without this, any science must be superficial. Government suffers precisely like science for the lack of philosophy. Philosophy bears to science the same relationship which statesmen bears to politics. Movement guided by total knowledge and perspective as against aimless and individual seeking. Just as the pursuit of knowledge become scholasticism when diverged from the actual needs of men and life, so the pursuit of politics become a destructive bedlam when diverged from science and philosophy. कुछ तो है, टफ सा पैसेज है। अब जिनको समझ में आया होगा अच्छा बात है, जिसको नहीं समझ में आया, मतलब मेरे जैसा थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो ठीक है, देखते हैं। कुछ तो साइंस फिलॉसफी ये सब चीज़ के बारे में बात कर रहा है, देखते हैं क्या क्या काटा जा सकता है। देखो, सबसे पहला कौन सा मैसेज आपको देखने को मिल रहा है, इतना सब कुछ पढ़ा हमने। द मॉडर्न स्टेट्समैन नीड टू बी अ वेल ट्रेन्ड in scientific method and philosophical thinking to enable them to have a better perspective of their roles and responsibility and goal. यहाँ पे जो एक वर्ड मॉडर्न स्टेट्समैन पे फोकस किया था, स्टेट्समैन पे फोकस किया था, यहाँ पे कहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे सिर्फ एक जगह कहीं तो फोकस किया है। यहाँ पे पूरी क्या पैसेज आपको वही मैसेज दे रहा है, खुद से सोचो। नहीं तो पूरे पैसेज को ये एक सेंटेंस रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरा, it is not desirable to have governments managed by empirical statesmen unless well mixed with other who are grounded in learning and reflect wisdom. कहीं तक तो सही है, क्योंकि सिर्फ empirical statesmen से काम चलेगा नहीं, आपको वैसे लोग भी चाहिए जो learning and wisdom दोनों reflect करें, ठीक है। सीधा सा बात है कि यहाँ पे आपको साइंस के साथ साथ क्या चाहिए, दोनों। फिलॉसफी वाला भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। देखते हैं आगे। As the statesmen, bureaucrats are the product of society, it is desirable to have a system of education in a society that focuses on training its citizen in the scientific method and philosophical thinking from very early age. कहाँ बात किया है इसका, कहीं बात कर रहा है क्या इसका, नहीं ना। It is desirable that all the scientists need to be philosopher as well as to make their work goal oriented and thus purposeful and useful to the society. हेयर ऑल्सो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि सारे साइंटिस्ट को फिलोसोफर बनना होगा, नीड टू बी फिलोसोफर, ठीक है। सारा साइंटिस्ट फिलोसोफर हो ऐसा कहीं भी स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। सो उस हिसाब से अगर देखें तो आंसर इज ऑप्शन बी। अब ठीक है, ये था टफ, कोचिंग वाले बहुत से लोग इसको बता रहे थे आंसर, यूपीएससी ने दिया है आंसर बी। अब देखो, ऐसा क्यों हम लोग भी ये समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों ये बार बार हम भी मतलब फोर्स कर रहे हैं कि हाँ ये आंसर है एंड यही लॉजिक लग सकता है, बिकॉज वी नीड टू डेवलप माइंडसेट। जो यूपीएससी आंसर दे रहा है तो वो आंसर क्यों दे रहा है एंड बाकी ऑप्शन क्यों नहीं है, वो समझने के लिए। अब अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो 28 क्वेश्चन मान लो पूछता है, 27 28, उसमें मतलब अगर हम ये लॉजिक से चले ना तो कम से कम मान के चलो 23 से 24 क्वेश्चन तो आराम से अपना सॉल्व हो जाएगा एंड बाकी क्वेश्चन के लिए रीजनिंग है, बाकी क्वेश्चन के लिए क्वांट है, ठीक है। तो इसीलिए बार बार मतलब डेवलप कर रहे हैं हम लोग या इस हिसाब से कि यूपीएससी क्या आंसर दे रहा है उसके हिसाब से हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। सो आंसर हियर इज बी। नाउ लास्ट क्वेश्चन 2023 का है। इसमें क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट एक्सप्रेस द अल्टीमेट गोल ऑफ द स्टेट। तो कौन सा टर्म जो है वो बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है अल्टीमेट गोल ऑफ द स्टेट, ठीक है। पैराग्राफ छोटा सा पढ़ते हैं।
The last end of a state is not to dominate men, nor to restrain them by fear. Rather, it is so to free each man from fear, that he may live and act with full security and without injury to himself or his neighbor. The end of the state, I repeat, is not to make rational being into brute beasts and machine. It is to enable their bodies, their mind to function safely. It is to lead men to live by and to exercise a free reason, that they may not waste their strength into hatred, anger, guilt, not act unfairly towards one another. तो ये किसका बात कर रहा है? पर्सनल सेफ्टी नहीं, हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड माइंड एक पॉइंट है, पूरा पैसेज नहीं बात कर रहा है इस पर. कम्युनल हार्मनी एक पॉइंट है लास्ट वाला, लेकिन पूरा पैसेज नहीं बात कर रहा. लिबर्टी इस पे बात कर रहा है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द पैसेज जो है वो यही मैसेज देना चाह रहा है. लाइक देखो, द लास्ट एंड नॉट टू डोमिनेट मेन, है ना, मतलब डोमिनेट नहीं, कहीं ना कहीं आज़ादी का बात हो रहा है. नॉट टू रेस्ट्रेन देम, है ना. फिर और कहाँ, फिर और एक जगह कहीं तो पढ़ा था हमने, हाँ, फ्री ईच मैन फ्रॉम फियर. ठीक है, तो ये सारा कुछ तो है. इट इज़ टू इनेबल देयर बॉडी एंड माइंड टू फंक्शन सेफली. तो ऐसा कुछ तो व्यवस्था मतलब दिया जाए. सो ओवरऑल द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट लिबर्टी. ठीक है, सो हेयर वी कंप्लीटेड आर 2023 में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था विथ रिस्पेक्ट टू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. ठीक है, नाउ कुछ बात, जैसे चूँकि ये फर्स्ट वीडियो था ऑन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो थोड़ा समझाने में या जो भी कुछ करने में समय लगा, एंड इसके कारण ये लंबा वीडियो बना. सेकेंड वीडियो से हम लोग कोशिश करेंगे कि वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को शॉर्ट रखें, एंड यूपीएससी क्या आंसर दे रहा है या हमारा क्या आंसर हो सकता है उसके बेसिस पे सिर्फ हम लोग एनालिसिस करके आगे बढ़ें. ठीक है, थर्ड, हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि हमारा बस मतलब टारगेट ये होना चाहिए कि हम वो यूपीएससी के हिसाब से अपना माइंडसेट डेवलप करें. ठीक है, होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा होगा ना कि यूपीएससी क्यों ऐसा सोच रहा है, वो 28 से 27 क्वेश्चन जो भी है उसमें हम लोग 23-24 क्वेश्चन में तो आराम से मतलब वो लॉजिक लगा के समझ जाएंगे ना कि क्यों यूपीएससी ये बात बोल रहा है. 1-2-4 क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, 2 से 4 क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम होगा. जो यूपीएससी सोच रहा है शायद हम लोग वो नहीं सोच पाए. फिर भी यूपीएससी ने चूंकि एक पर्टिकुलर आंसर दिया है, तो हमारा काम ऐसा होना चाहिए कि हम लोग फिर भी देखें कि क्यों यही होना चाहिए. ठीक है, चूँकि अब आंसर हमें पता है, तो वो हमको देखना पड़ेगा कि क्यों यही आंसर यूपीएससी दे रहा है. उस हिसाब से हमें अपना ये जो भी है कॉम्प्रीहेंशन वो डेवलप करना पड़ेगा. ठीक है, इसीलिए सिंपल सा बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, माइंडसेट डेवलप कर लो, इसके हिसाब से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का काम हो जाएगा. ठीक है, सो हियर आई स्टॉप द वीडियो. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.